आनंद जी नमस्कार। आनंद जी की बस आवाज नहीं आ रही। नमस्कार सर। क्या हाल है जी? बढ़िया। बस बढ़िया गुप्ता जी, बड़े बढ़िया गुप्ता जी। हाँ जी। राजीव जी नमस्कार, क्या हाल है? हेलो। हेलो। हाँ, आई एम उपेंद्र मोदी स्पीकिंग। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। उपेंद्र मोदी फ्रॉम अहमदाबाद। ओके Is ओके। there any ID password? Is there any ID password for this Zoom meeting? Link we have already sent na. Those who registered, we have already sent the link. Just click on the link. Okay. Thank you. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon जी। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया सर। ओह ग्रेट सर, ग्रेट। आप सर जो आता रहेगा सर वो एडमिट दिखता रहेगा, तो एडमिट करते रहिएगा सर, उसको ना एडमिट कर दीजिएगा जिस हिसाब से करके। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, कोई नहीं। गुप्ता जी आपके पास ना लोग वहां पे दिख रहा होगा कि गुप्ता जी। हाँ जी, हाँ जी। सर आपके यहाँ दिख रहा होगा कि भैया ये एंटर हो रहे हैं, एडमिट कर लीजिए, तो एडमिट का बटन दबा दीजिएगा सर उनके ना, आपके आगे सामने आएगा। हाँ ठीक है, हाँ एडमिट ठीक है जी। ठीक है सर, वो ध्यान रखिएगा सर, ठीक है जी, लोग आते रहेंगे उस हिसाब से। आज ही कहता कल कर लेंगे कितने काम है। तो मेरे ख्याल 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं जी अभी। ठीक है सर, है ना ठीक है जी? सर। हाँ ठीक है सर, हाँ स्टार्ट कर लेते हैं। है। हाँ ठीक है सर, जैसे आप बोले। स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी, स्टार्ट कर लीजिए। भारद्वाज जी नमस्कार। हेलो। हाँ भारद्वाज जी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? सुनाओ। हाँ फर्स्ट क्लास। चलो वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरी वीडियो जो दिख रही है उसमें कुछ ग्रीन कलर का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ 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 हाँ। वीडियो ऑफ करना है, पता नहीं कोई टेक्निकल रीजन है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये पहले उस दिन भी मीटिंग में दिखाई दे रहा था कुछ। नितिन जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर आपने ना पीछे कुछ अपना बैकग्राउंड चेंज किया इस चक्कर में, आपने अपना बैकग्राउंड कुछ लगा ही नहीं रखा मैंने। आपने सर बैकग्राउंड में थोड़ा सा वो किया होगा, तभी ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा सर, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आपने बैकग्राउंड में किया सर, आपने कुछ बैकग्राउंड में कुछ हुआ होगा चेंजेस। बैकग्राउंड चेक करता हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं लगा रखा, ऑफिस में बैठा हूँ सर। सर वो आपने नहीं किया होगा, किसी ने करते करते कर दिया होगा ना, बटन दब जाता है। देखना एक बार चेक करता हूँ अभी।
शेयर स्क्रीन नहीं, बैकग्राउंड शेयर वीडियो में करो। मेरा ख्याल शुरू करते हैं नितिन जी, जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर है ना? जी सर Because more than 50 persons have already entered the जी webinar जी room. जी। तो स्टार्ट करेंगे सर, आ जाएंगे लोग, तब तक आ जाएंगे सर, तब तक हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। तो अब देखना members, जल्दी है, हाँ now it's better. अब बिल्कुल ठीक है, अब ठीक हो गया। अब ठीक है। हाँ चलो, राजीव महाजन नमस्कार सर। हाँ आवाज म्यूट है आपकी आवाज। हाँ, वो अभी म्यूट किया हुआ सभी को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है आपको और मैंने ही अनम्यूट किया, बाकी सब म्यूटेड है। ठीक है ठीक है ठीक है। So dear members, we welcome you all in this first Zoom structured CPRs program of Srinagar Keshavpuram CP Study Circle. पहले तो हम लोग सोच रहे थे चलो लॉकडाउन खुल जाएगा, वहीं चाय समोसे खाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही सही। Today and tomorrow we have webinar. Both days we have invited Nitin Kanwar ji to deliberate on international taxation, particularly in view of finalization of accounts and what are the taxability of international transactions or cross-border transactions. Besides that, he'll be deliberating tomorrow on multilateral instruments and Form 15 CA-CB, which is favorite of all. Abhishek Rajaram ji will be co-speaker today. He will be deliberating on MSMEs. He will join us at around 6 o'clock or so. अब नितिन जी के बारे में ज्यादा क्या बोलूं मैं। नितिन जी 2 बार से NIRC के मेंबर रह चुके हैं। आप सब लोगों की सेवा करते रहते हैं, इतने सारे वेबिनार्स करते रहते हैं। अब इनका प्रोफाइल तो इतना लंबा है कि प्रोफाइल पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं सर, नीड नॉट। प्रोफाइल में सेमिनार हो जाएगी। हाँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, LLB है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पार्टनर हैं AJKR एंड एसोसिएट्स। मैंने बताया 2 टाइम NIRC मेंबर हैं एंड नाउ ही इज ट्राइंग फॉर CC। आवर बेस्ट विशेस आर विद हिम। थैंक यू। और अपना क्या है, देखिए हम तो नए बंदों को प्रमोट करते हैं, जो भी डिजर्विंग है। देखो जी, ये तो फ्री फॉर ऑल है, इलेक्शन तो सबके लिए ओपन फील्ड है। तो जो लोग भी अच्छे हैं, जो डिजर्विंग आने चाहिए आगे, और क्या। थैंक यू सर, थैंक यू। है नहीं? तो विद दिस नितिन जी, इट इज ओवर टू यू। अब मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो मेंबर्स हैं ना, उनको ये मिले कि जिनकी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं या इवन जो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग या जो उसमें जो इंटरनेशनल टैक्स वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं, तो उनको वहां पर कुछ हेल्प मिल जाए कि भाई किस तरह से उन ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना है। और अगर जो GST रिलेटेड जो एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस है, उसमें भी कुछ अगर ऐसा इम्प्लीकेशन आता है, तो कहीं पर भी ऐसा कोई जहां पर भी इम्प्लीकेशन आता है व्हाइल फाइनलाइजिंग अकाउंट्स, तो उनको लगे कि कुछ हमें प्राप्ति हो गई। विद दिस, ओवर टू यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुप्ता जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, 2014 की बात है, जब फर्स्ट सेमिनार मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन पे आपके यहाँ आपने ही पहला मौका दिया था। उससे पहले हर जगह पूछना पड़ता था, बताना पड़ता था कि मैं क्यों। आपने गुप्ता जी, यू आर द फर्स्ट पर्सन, आपने बोला तू भूल लेगा, मैंने कहा हाँ जी भूल लूंगा। यू हैव सीन माय कॉन्फिडेंस और यू गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। और आज वहां से आप देखिए, तो थोड़ा बहुत जो आपने जो छोटा सा जो बीज में थोड़ा सा पानी डाला था, वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा पौधा बन गया। अब सब आपके आशीर्वाद से। एंड थैंक्स अ लॉट टू श्रीनगर स्टडी सर्कल। विदाउट दैट, अगर मैं बोलूं, अगर मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर श्रीनगर ने दी थी, तो उसके अलावा किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। दो माय पर्सनल जो हम नॉर्मली जो हमारा अपना स्टडी सर्कल है, उसने भी बोला नहीं भाई पहले 4 जगह बोल के आ, फिर यहाँ पे आइयो। थैंक्स अ लॉट गुप्ता जी, थैंक्स अ लॉट भारद्वाज जी। आई बिलीव सुनील भैया नहीं है, और पीछे सुनील भैया के फैमिली में एक जो हुआ था, तो वो उस चक्कर में शायद आज है नहीं। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। उनकी मदर की भी तबीयत खराब है। हाँ जी, ओके, मदर की भी तबीयत खराब है। तो बस ये बातें करते हुए, तो आई बिलीव सर गुप्ता जी ने मुझे ना बोला, नितिन इसको ना इंटरनेशनल जैसे तो बोलता है वैसे नहीं बोलना है, प्लीज फिक्स इट विद समथिंग फाइनेंशियल और बैलेंस शीट। और सीरियसली कह रहा हूँ गुप्ता जी, मैंने PPT में 3 दिन मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, मैं नॉर्मली हमने ऑफिस खोला हुआ है, मैं 3 दिन से PPT में चेंजेस करे जा रहा हूँ। और फॉल ऑल ड्यू टू यू, क्योंकि आप हमेशा एक इंस्पिरेशन की तरह काम करते हो, मोटिवेशन की तरह काम करते हो। और टेक माय वर्ड्स, मैं आपके बोलने के बाद इसको अब चेंज करके 4 जगह और बोलूंगा, ये पक्का है। मैंने इतना चेंज कर दिया PPT के अंदर, इतना इम्पैक्ट डाल दिया है कि अब मुझे भी लग रहा है कि यस,
3 घंटे सुनने के किसी के पास टाइम नहीं है, सबके पास 1 से 1.5 घंटा है सुनने के लिए, और टारगेट है कि हर बंदे को मिलना चाहिए। तो सर आज मैंने क्या किया है सर, आई हैव डिवाइडेड बिफोर माय स्टार्ट माय पीपीटी। मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा हमारा वर्किंग क्या है, जैसे पीपीटी में कैसे काम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सर इंटरेस्ट की, और मैं सर अब इंटरेस्ट में इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉ की बात नहीं करूंगा, मैं डोमेस्टिक टैक्स लॉ की बात भी करूंगा कि डोमेस्टिक टैक्स लॉ में कौन सी ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट बनती है या नहीं बनती। फिर मैं आपको फर्क समझाऊंगा कि इंटरेस्ट की डेफिनेशन देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, शायद वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो इंटरेस्ट बनता हो या नहीं बनता हो, बट शायद वाइजा वर्सा है एज टू ईटीटी, राइट। देन मैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे क्या हूँ, एफटीएस में बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे क्या ये प्रोफेशनल सर्विस है या नहीं, और उस केस में कब कब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बन जाती है। मैं अलग अलग एग्जांपल लेके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे बचना है। उसके बाद एक जो डिफरेंस, जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर कि सारे के सारे अपने आप को म्यूट कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको बोलना, ठीक है जी, थैंक यू। एक मैं सबको ये समझाऊंगा कि भैया कैसे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में फर्क कहाँ पे आता है, कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल सर्विस में बहुत फर्क आ जाता है। जैसे कई बार हमें लगता है यार वो प्रोफेशनल एक सर्विस दे रहा है, क्या वो टेक्निकल सर्विस में आएगा या नहीं आएगा, उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। कब आईपीएस में टैक्सेशन कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, हाइपोथेटिकली आज की डेट में कोई इक्विपमेंट है आपने रेंट पे ले लिया, अब टीडीएस डोमेस्टिक टैक्स लॉ में कैसे काटेंगे, क्या 194I में काटेंगे या किसी और सेक्शन में। कोई भी मैंने इक्विपमेंट ले लिया, वो मैंने आपको रेंट पे दे दिया, अब उसका टीडीएस आप कैसे काटोगे, 194I में 2% या कुछ और, वो भी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आई विल डू, मैंने कोशिश ये करी है कि कैसे कैसे आपकी बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट में जरूरी नहीं है जो खर्चा है वो ही देखना है सर, कई बार आपके एसेट्स भी होंगे, मान लीजिए देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया जिसे कैपिटलाइज कर दिया, नो डाउट 40IA का डिसअलाउंस नहीं हो पाएगा, पर सर 201 का आपको सर 201 में एससी डीम्ड टू बी डिफॉल्ट तो बन सकते हैं आप। तो उन सबको कंसीडर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्लस एक बात और, जब हम फाइनेंशियल और बैलेंस शीट की बात करते हैं 19-20 की बात करते हैं सर, हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर अगर टैक्स में कोई एडिशन हुई AS 22 पे मेजर इंपैक्ट आएगा, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 पे मेजर इंपैक्ट आएगा ऑन टैक्सेस, राइट। उसके बाद सर अगर मान लीजिए आपने टैक्स की फिगर ये बनाई मेरी 1 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है, पर एक्चुअली ड्यू टू डिसअलाउंस मान लीजिए टैक्स की अमाउंट बन गया 2 करोड़ रुपए, सर ट्रू एंड फेयर पिक्चर में भी दिक्कत आएगी। और साथ के साथ अब तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, आप ये भी डिस्कस कर रहे हो कि आज की डेट में कि कौन से मैंने अदर लॉज हैं उसका कॉम्प्लायंस किया है या नहीं किया, एज टू 15CA 15CB, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। आज का टारगेट ये रहेगा। एक छोटी सी बात और, कल सर ने मुझे बोला है, सर हैज डायरेक्टेड मी कि नितिन कल एमएलआई कवर किया, मैं एमएलआई को भी कल मैं बहुत प्रैक्टिकली कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत लोग एमएलआई पे बोलते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, सबको लगता है ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, ये टेक्निकल सब्जेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है। तो मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है सर, आधा घंटा ये वेबिनार खत्म होने के बाद, मेरा और जो भैया का सेमिनार वेबिनार खत्म होने के बाद अपना थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद आधा घंटा एमएलआई पे एक बार पढ़ लें, आज और कल थोड़ा सा पढ़ लेंगे सर, एमएलआई को ग्रिप बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और मैं कल कोशिश करूंगा बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगा ताकि आपको पता लगे कि एमएलआई वजह से इंपैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है सर। लेट मी स्टार्ट माय पीपीटी फर्स्ट, राइट। सर ये विजिबल है सर? हाँ बिल्कुल विजिबल है जी, अभी हो आने आ जाएगी, आ गई सर, आ गई, ठीक है सर। सर तो टॉपिक ये है सर, फाइनलाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न एंड इंपैक्ट ऑफ क्रॉस बोर्डर ट्रांजैक्शन ऑन टैक्सेबिलिटी एंड इशुएंस ऑफ फॉर्म 15CA एंड 15CB। सर ये ग्लॉसरी है, क्या क्या हम कवर कर रहे हैं। अच्छा मेरा टारगेट है इन सब करने के बाद एक टीआरसी भी समझाऊंगा आपको। टीआरसी में बहुत दिक्कत आती है कि मुझे टीआरसी लेना है या नहीं लेना। अच्छा 15CA 15CB के अंदर मुझे क्या क्या पेपर लेने हैं आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में क्या है सर, एक सर्टिफिकेट कल तो 271J की पेनल्टी है, और टेक माय वर्ड्स तो 271J की पेनल्टी नहीं है, साथ के साथ क्या है, अगर ये 271J की पेनल्टी भी है और ये पता और ये क्लियर हो जाए कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हो गया, तो ऐसे केस में भैया ये थोड़ा सा जो भी येलो कर रहे हैं प्लीज उनको मना कर दे प्लीज, सर हटा देंगे प्लीज भैया। भाई साहब ये जो येलो कर रहे हो आप स्क्रीन पे कर रहे हो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इसको हटा लो, स्क्रीन नजर नहीं आएगी यार।
भैया जिसने भी ये येलो किया है, जिससे निशान मारा, प्लीज हटा दें। तो ऐसा भी होता है क्या नितिन जी? सर वो क्या होता है, मल्टीपल कुछ समझदार लोग हैं ना, आपको बताइए, आपको यहाँ पे इलाज नहीं है लोगों का, इसीलिए क्या होता है सर, नॉर्मली वेबिनार रूट पे जाते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्या क्या ग्लॉसरी है वो कवर करेंगे, राइट? देन सेटिंग द कॉन्टैक्ट्स। सर मैंने आपको बताया ट्रू एंड फेयर पिक्चर की बात करेगा जब भी बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो क्या आज की डेट में मान लीजिए आपने टैक्स 1 करोड़ रुपए दे दिया, पर ड्यू टू सम 48 डिसअलाउंस, 40 AIB डिसअलाउंस जो इक्वलाइजेशन लेवी का होता है, या 40 AI का डिसअलाउंस की वजह से अगर मान लीजिए कोई एडिशन हो गई, या 201 में कोई लायबिलिटी निकल गई, या फिर मान लीजिए 201 की लायबिलिटी के चक्कर में आप पे किसी क्लाइंट या डायरेक्टर को और कंपनी पे प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया, तो आपको कंपाउंडिंग में जाना पड़ेगा। टेक माय वर्ड्स, कंपाउंडिंग की जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कहीं पे अगर आपने टीडीएस जमा नहीं किया जहां पे जो सही अमाउंट जमा कराना चाहिए था, उस केस में क्या होगा सर, लायबिलिटी बहुत ज्यादा भी आ सकती है, राइट? तो ऐसे केस में देयर कुड बी पॉसिबिलिटी, कई बार पता लगा आपकी नेटवर्थ भी इरोड हो जाएगी, तो ऐसे केस में गोइंग कंसर्न में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखने के लिए और मैंने आपको बताया, अब साथ के साथ अब ऑडिट रिपोर्ट में ये भी आ गया है कि क्या आप बाकी लॉस को सर कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस पर भी रिपोर्टिंग करनी है, राइट? इट इज टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स आल्सो। तो जब हम AS22 की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में मेजर इंपैक्ट आएगा। तो मैंने आज 4 चीजें पकड़ी हैं। पहला इंटरेस्ट, दूसरा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फिर रॉयल्टी। मेजर इश्यूज हमारे बैलेंस शीट में दिए जाते हैं। मैं नॉट ओनली डोमेस्टिक टैक्स लॉ, मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉ जो मेरे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है उसकी बात भी करूंगा, फिर TRC समझाऊंगा, और फिर 15C 15C भी समझाऊंगा सर। उसके बाद 10-15 मिनट क्वेश्चन कर लेंगे। और कल मेरा टारगेट है, मुझे 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, तो कल मैं करीबन एक घंटे 5-10 मिनट में टॉपिक खत्म कर दूंगा, ताकि कल 20-25 मिनट जो आज के भी क्वेश्चन है वो भी कल हम कवर कर लेंगे, ठीक है सर? इसने पूछा तो था कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर आज की डेट में इनकम टैक्स में क्या होगा। दैट इज डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40 में क्या है सर, वो क्या बोलता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन 30-38 द फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड इन कंपाउंडिंग द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोविजन। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा है अमाउंट है जिसपे टीडीएस नहीं काटा, जैसे चाहे 40 AI है, राइट, या अगर आप 40 AIA की बात करो, या फिर आप AIB की बात करो जो इक्वलाइजेशन लेवी की बात करता है, सर वो कहता है आपको अमाउंट डिसअलाउड भी होगा। सर इसमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेजरली इसको भी मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा कि कैसे इसको यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सर कभी भी कोई एक्ट लिखा जाता है तो एक्ट में लिखने का तरीका ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ गलती छूट जाती है, उसको हम कैसे यूज करें मैं उसको भी बताऊंगा सर। उसके बाद सर कई बार आपने नोटिस किया होगा कि 161 सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हैं और पेमेंट बहुत बड़ी होती है, तो सर देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मान लीजिए सामने वाले ने 197 सर्टिफिकेट ले लिया है, या 195(2) ले लिया, या 195(3) का कोई ऑर्डर ले लिया, उससे कि सर क्या आपकी लायबिलिटी बच जाएगी। मान लीजिए फिर भी पता लगता है कि उसकी टीडीएस की लायबिलिटी आती, क्या टैक्स की लायबिलिटी आएगी? सर नो डाउट 201 में तो आप बच जाओगे, बट सर वो शो कॉज नोटिस देके आपको सर रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है, एजेंट बना सकता है उस एसएससी का। जैसे मान लीजिए राजीव महाजन साहब ने नितिन गंगवार को पेमेंट करी, मैं नॉन रेजिडेंट था, मैंने कोई 197 का सर्टिफिकेट सर को दे दिया, यस सर टीडीएस सर ने 197 के हिसाब से काट दिया, पर लेकिन अगर पेमेंट बहुत बड़ी है और ऐसे केस में उनको लगता है यार अब नितिन गंगवार से पेमेंट रिकवर नहीं हो पाएगी, तो ऐसे केस में सर आर.के. गुप्ता जी अगर मान लो से असेसिंग ऑफिसर है, तो वो राजीव महाजन साहब को एक शो कॉज नोटिस देने के बाद उनको बोल सकते हैं कि क्यों ना मैं आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मान लूं नितिन गंगवार का, और उस केस में क्या होगा, राजीव जी विल स्टेप इन द शूज ऑफ नितिन गंगवार, और ऐसे केस में उनको पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, जो टैक्स मुझसे ड्यू है वो इनसे पे करना पड़ेगा। तो व्हाट आई वांट टू से सर इस चीजों को इसलिए ध्यान से पढ़ना है हमने, राइट सर? 201 सबको पता है कि अगर आपने डिडक्ट पे किया तो क्या दिक्कत आ सकती है। 201 नितिन जी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वो कह रहे हैं थोड़ी सी ना आवाज थोड़ी आप स्लो रखिए, क्या होता है ज्यादा मतलब थोड़ा स्लो आपका तेज है ना, उससे क्या होता है वो मैं समझ गया सर, समझ गया मैं और बड़ा और स्लो हो जाता हूं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 201A जिसमें आप इंटरेस्ट की बात करते हो, बाद फिर आप 221 में फिर इंटरेस्ट की बात करता है, 271C फिर बात करता है कि पेनल्टी क्या लग सकती है फेलियर टू पे डेट, उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन की बात होती है। अब जब सभी इस कर लेते हैं तो इसका मतलब हमने 3 सेक्शन को बहुत ध्यान देना है, जैसे मैंने इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस को पकड़ा, इन तीनों को आज पकड़ेंगे, बाकी सेक्शन को आज कवर नहीं कर रहे। और मेरा टारगेट है कि नॉट ओनली इंटरनेशनल टैक्सेशन या फिर क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन की बात करें, हम बात करेंगे सर डोमेस्टिक टैक्स लॉ की बात भी करें। नो लेट अस रीड 194A। 194A सबको पता है सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है।
राइट, कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट देना है किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को जो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए, उसको टीडीएस काटने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये होता है, सबने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, आप जिसने भी आंसर देना है प्लीज चैट पे आंसर दीजिएगा। मेरी ताकि हमारा टारगेट है लेट अस मेक इट मच मोर इंटरेक्टिव, और मैं इसके बाद आंसर भी दूंगा विद लॉजिक। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिफंड आया टैक्स का, तो क्या उस इंटरेस्ट पे 194A कटेगा? सर आंसर दीजिए सर, यस या नो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चैट पे आंसर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, या फिर आप आंसर लिख लीजिएगा कि किस किस पे बनेगा नहीं बनेगा। दूसरा, प्रीमियम और प्राइस अटैचिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, क्या इस पे लगेगा? तीसरा, इंटरेस्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअली चार्ज बाय सप्लायर ऑन अनपेड परचेज प्राइस। मान लीजिए मैंने भारद्वाज जी से कुछ माल परचेज किया, मैंने माल परचेज किया और उसमें लिखा हुआ था कि भारद्वाज जी ने बोला नितिन अगर तू 2 महीने तक की पेमेंट करेगा कोई दिक्कत नहीं, और 2 महीने से डिले करेगा तेरे को 3% इंटरेस्ट पर मंथ देना पड़ेगा। तो क्या इस पे इंटरेस्ट पे क्या ये 194A कटेगा? अगला क्वेश्चन, क्या इंटरेस्ट फ्रॉम एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट का क्या होगा? एस्क्रो अकाउंट क्या होता है सर? मान लीजिए हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं, गुप्ता जी, महाजन साहब, हरीश मेहरा साहब, तो हमने बोला यार कि ऐसा करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, सारे के सारे पैसे उस अकाउंट में आ जाएंगे, उस अकाउंट में आ जाएंगे, और उसके बाद हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्या ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा? अगला, इंटरेस्ट अवॉर्डेड ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद कोई अमाउंट बना, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ। या फ्रंट एंड फीस बाय द फाइनेंसर, फ्रंट एंड फीस क्या होती है कि जैसे मान लीजिए जब आपने कभी गाड़ी फाइनेंस कराई होगी या फिर हाउस प्रॉपर्टी फाइनेंस कराई होगी, तो उसके में 5 या 10 हजार रुपए की फीस लेते हैं, भैया अपफ्रंट फीस दे दो मेरे को, राइट, फ्रंट एंड फीस दे दो। उसका कोई सर रिलेशन नहीं है कि आपका लोन हो ना हो, अगर लोन नहीं हुआ तो पैसे खत्म हो जाते हैं, वो 2500 होते हैं या 5000 भी होते हैं। या फिर मैं बात करूं अपफ्रंट अप्रेजल फीस, राइट, क्या उसका क्या होगा? व्हाट अबाउट प्रीपेमेंट चार्ज? प्रीपेमेंट चार्ज का मतलब मान लो आपने कोई हाउसिंग लोन या फिर कोई दूसरा लोन, आपका टर्म लोन चल रहा है जो आपने बंद कराना है, ऐसे केस में क्या वो इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा? इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट सेल्स, मान लीजिए आपने कोई सेल करी तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो क्या वो आएगा? इंटरेस्ट अर्न्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, मैं पार्टनर हूं, मैं और गुप्ता जी पार्टनर है और हम इंटरेस्ट मिल रहा है मैं 12% जो एज पर पार्टनरशिप एक्ट मिल रहा है, क्या ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा? या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन्स व्हिच इफेक्टिवली शेयर द रिस्क रन बाय डेटर कंपनी, कि मुझे भैया डेटर कंपनी ले रही है, कल को वो प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो भाई मेरे को इंटरेस्ट कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा ये नहीं मिलेगा? या इंटरेस्ट दैट इज पेड सब्जेक्ट टू कंटीजेंसी, उस केस में क्या होगा? या फिर मैं अगर बात करूं बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस की बात करूं, या फिर मैं बात करूं गारंटी कमीशन की बात करूं, जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकली भारद्वाज साहब ने, मैं बैंक हूं, भारद्वाज साहब आए कि नितिन मुझे लोन नहीं चाहिए तेरे से, मुझे एक काम कर एलसी खोल दे। तो एलसी में क्या होता सर, इस मोर ऑफ अ, मैंने कोई गारंटी दे दी, लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर इन्होंने मुझे बिल दिए, मैंने डिस्काउंट करके 1 लाख रुपए का बिल था, इनको 95,000 पकड़ा दिए या 97,000 पकड़ा दिए, तो बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्या ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा? व्हाट अबाउट पेनल चार्जेस फॉर लेट पेमेंट, इसमें क्या होगा? सर इस सबको समझने के लिए पहले समझते हैं सर इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है। 228 में वो क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब मनी बोरोड और डेट इंकर्ड। तो इसका मतलब सर इंटरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर सर इट शुड बी इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड होना चाहिए या डेट इंकर्ड, या तो लोन लिया होना चाहिए या डेट इंकर किया होना चाहिए। जैसे जो मैंने आपको केस बताया था जहां मैं सिर्फ परचेज कर रहा था, तो वो सर वो मेरा डेट इंकर नहीं था, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट दैट इज नॉट अ डेट। बट सर जहां पे मैंने लोन लिया है या मैंने कोई डिपॉजिट लिया है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है, चाहे वो उसके ऊपर सिक्योरिटी है या चाहे सिक्योरिटी नहीं है, तो उस केस में वो इंक्लूड होगा। अब क्वेश्चन उठता है सर व्हाट अबाउट सर्विस फी? तो सर आगे क्या बोलता है? एंड इंक्लूड्स एनी सर्विस फी और एनी अदर चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड और डेट इंकर्ड। व्हाट आई वांट टू से सर जो एनबीएफसी से या फिर आप जितने भी आपके क्लाइंटों ने एनबीएफसी से फाइनेंस कराया होगा, उस केस में कुछ सर्विस चार्जेस दिए होंगे, अपफ्रंट फी, अप्रेजल फी, सर वो भी इसमें इंक्लूड होगी। क्लियर आपको सर? अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट अबाउट प्रीपेमेंट चार्जेस? क्या प्रीपेमेंट चार्जेस होगी सर? तो क्वेश्चन ये उठता है क्या ये प्रीपेमेंट चार्जेस लोन लेने के लिए है कि लोन खत्म करने के लिए? सर लोन खत्म करने के लिए, तो यहाँ पे सब प्रीपेमेंट चार्जेस कवर नहीं होंगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? क्योंकि प्रीपेमेंट चार्ज का टारगेट क्या है आपका? आप लोन खत्म कर रहे हो। तो व्हाट आई वांट टू से कि सर आपकी बैलेंस शीट में डोमेस्टिक टैक्स लॉ की बात कर रहा हूं अभी मैं, आप प्लीज ये चेक करें कि क्या ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है, क्या मैंने टीडीएस काटा है, यस और नो? मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां पे आपने एनबीएफसी से लोन लिया है या फिर जहां पे आपने सर लोन लिया किससे?
आपने लोन लिया है से फ्रॉम द प्राइवेट पार्टीज, नॉट फ्रॉम द बैंक। अगर बैंक होगा तो 194 में ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है सर। नाउ अब देखिए सर, मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, जो ब्लू में है वो इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा एज पर डोमेस्टिक लॉ। सर रिफंड ऑफ टैक्स सर नहीं होगा क्योंकि डेट नहीं है। प्रीमियम और प्राइस अटैचिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये कवर होगा क्योंकि ये डेट है। इंटरेस्ट दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअली चार्ज बाय सप्लायर ऑन अंडर परचेज प्राइस, सर ये डेट नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन एस्क्रो अकाउंट ये भी डेट नहीं था। इंटरेस्ट अवॉर्डेड ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, सर ये एक डेट था जिसके ऊपर इंटरेस्ट अवॉर्ड कर दिया गया। फ्रंट एंड फीस, अपफ्रंट फीस मैंने आपको समझा दिया है। प्रीपेमेंट चार्जेस, सर मैंने क्या बताया, इट इज नॉट इन कंटेस्ट ऑफ टेकिंग लोन, ये तो रिपेमेंट के लिए, इसलिए इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा सर। इंटरेस्ट अर्न बाय पार्टनर फॉर पार्टनरशिप फर्म, सर जब मैं पार्टनरशिप फर्म में पैसे लगाता हूं वो मेरा डेट नहीं है, वो तो मेरी कैपिटल है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स व्हिच इफेक्टिवली शेयर द रिस्क ऑफ रन बाय द डेटर कंपनी, सर प्लस माइनस होता है, रेट उस पर डिपेंड करेगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा या कम आएगा, पर ये लोन है सर मिलेगा। इंटरेस्ट दैट इज पेड इन सब्जेक्ट टू कंटीजेंसी नहीं होगा सर। बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस डेट था ही नहीं सर, तो कभी बनेगा ही नहीं। पेनल्टी चार्ज फॉर लेट पेमेंट, सर ये कवर होगा। अब आखिरी जो मैं इंटरेस्ट फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोपोजल फॉरबैक, ये सबसे एंड में समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है सर। ये तो डोमेस्टिक टैक्स लॉ हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि दो चीजें, पहली बात सर एज टू डोमेस्टिक लॉ आप ये चेक कर लोगे, प्लस मान लीजिए सामने वाली कंट्री के साथ ट्रीटी है ही नहीं, या फिर मैं एग्जांपल लेता हूं, सामने वाले कंट्री के साथ ट्रीटी है बट उसने टीआरसी नहीं दिया। जब आपने टीआरसी नहीं दिया, अभी हम टीआरसी पढ़ेंगे भी, तो यू कम टू नो कि सर आप डीटीएए पढ़ ही नहीं पाएंगे। जब आप डीटीएए नहीं पढ़ पाएंगे या फिर जहां पे ट्रीटी नहीं है, तो ऐसे केस में भी सर इंटरेस्ट की यही डेफिनेशन चलेगी एज पर 228A। तो उसके हिसाब से आप चेक करोगे क्या ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आ रहा है, यस और नो। मैं क्लियर हूं आपको सर, राइट? उस हिसाब से आप टैक्स काटोगे, राइट सर। नाउ अब लेट अस टॉक अबाउट सर ट्रीटी की बात करते हैं। सर ट्रीटी में सर जो मैंने कैलकुलेशन लगाई है, देखिए मैंने क्या किया सर, पहले 11.3 पढ़ते हैं, तो क्या बोलता है, यूएन मॉडल ट्रीटी पर इट इज सेम एज ओईसीडी मॉडल ट्रीटी। क्या बोल रहा है, द टर्म interest as used in this article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage or whether or not carrying a right or participate in debtor's profit, and in particular income from government securities and income from bonds and debentures including premium and prices attaching to such securities, bonds and debentures. Penalty charges or late payment shall not be regarded for as interest for the purpose of this article. इसका मतलब सर जो मैंने कैलकुलेशन लगाई है, ये पिछले वाले एग्जांपल देख के सर क्या हुआ सर, पहले 12 सर इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आएंगे एज पर द ट्रीटी, बाकी नहीं आएंगे। सर इसका फायदा क्या है सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, जब हम ट्रीटी पढ़ते हैं और मान लीजिए वो इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, जब इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, कुछ जैसे बिल डिस्काउंट चार्जेस हैं, पेनल चार्जेस हैं, राइट, अगर ये नहीं आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे अलग से एग्जांपल भी बनाया हुआ है मैंने, ये लोग सर इंटरेस्ट में नहीं आएंगे, एनुइटीज पेड, राइट अप, राइट डाउन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट लमसम, तो सब जब सारी चीजें नहीं आएंगी, इसका फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा सर, ये इट विल टर्म एज अ बिजनेस इनकम। जब कोई चीज बिजनेस इनकम बन जाएगी तो ऐसे केस में क्योंकि पी नहीं होगा सर, इंडिया में टैक्स नहीं हो पाएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि मैं ट्रीटी में हूं, जब मैं अगर फॉरेन किसी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, पहली बात कि सर सामने वाली कंट्री के साथ मेरी ट्रीटी है या नहीं है। अगर ट्रीटी है कि सर वो टीआरसी दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि टीआरसी देगा तभी मैं ट्रीटी पढ़ पाऊंगा, राइट सर। जब मैं ट्रीटी है और मैं टीआरसी दे रहा है, तो ऐसे केस में मुझे चेक करना पड़ेगा सर कौन सी डेफिनेशन में मुझे फायदा है। आर यू गेटिंग पॉइंट? अगर मेरी इस ट्रीटी की डेफिनेशन के हिसाब से ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये प्योरली बिजनेस इनकम है, क्योंकि पी नहीं होगा इसलिए टैक्सेशन नहीं हो पाएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? अब कुछ क्वेश्चंस और आते हैं सर आपके दिमाग में। कई बार क्या हो सर, क्वेश्चन ये भी आएगा अब सर, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। अब ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट क्या है वो समझ ले सर। सर ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट कुछ ऐसे है कि मान लीजिए महाजन साहब ने कोई शेयर, मतलब कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर ली, जिसमें ऑलरेडी 4 महीने का इंटरेस्ट इनबिल्ड था, 4 महीने का इंटरेस्ट बिल्डअप था। जैसे मान लीजिए कोई होता है, जैसे मान लो देंगे इंटरेस्ट 1 साल तक और बीच में ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर ली, तो मान लीजिए 8 महीने का इंटरेस्ट तो इनको मिलेगा, बाकी 4 महीने का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड प्रीमियम में जुड़ गया। तो ऐसे केस में सर ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा वो 4 महीने का पीरियड, क्योंकि जब इन्होंने परचेज किया है तो ऑलरेडी प्रीमियम उसका पे कर दिया है। अब इंटरेस्ट पेड टू हेड ऑफिस। अब क्वेश्चन ये उठता है, मान लीजिए मेरा एक पी इंडिया में, और मान लीजिए मैं आउटसाइड से आउटसाइड मेरी कोई जापान में कोई कंपनी है, उसने मुझे कुछ लोन दिया, मैं उसे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। मैं ब्रांच की बात कर रहा हूं सर, सब्सिडरी की बात नहीं कर रहा।
मेरी ब्रांच है यहाँ पर, जापानीज कंपनी की ब्रांच है, और वो लोन के बदले में उसको इंटरेस्ट पे कर रही है। सर जब भी आप इंटरेस्ट की बात करेंगे सर, दो बंदे होने जरूरी हैं, राइट टू अप्रिशिएट। सर जब मैं लोन दूंगा तो सर मैं एक बंदा लेगा, दूसरा देगा, और जो कि ब्रांच है वो क्या है सर, वो तो एक्सटेंडेड लिम्ब है जापानीज कंपनी की। तो इस वजह से अगर वो जापानीज कंपनी इंटरेस्ट ले रही है अपने ब्रांच से, तो सही मायने में एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डाल रही है, दो बंदे तो है ही नहीं। जब दो बंदे है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है सर, सर ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और इन्होंने क्या किया सर, अब एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दिया जहां पे उन्होंने बैंकिंग कंपनी के लिए बोल दिया कि भैया ऐसे केस में ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। क्लियर सर? नाउ सर सेक्शन 1015 में इंटरेस्ट की डेफिनेशन में कुछ एग्जम्पशन है, जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ सिक्योर्ड है या एश्योर्ड है, तो उस केस में वो एग्जम्पशन आपको मिल पाएगी। अब जब आप ट्रीटी पढ़ते हो तो ट्रीटी पढ़ने में एक चीज आपको ध्यान रखनी है सर, ये डेफिनेशन है इंटरेस्ट की, ये सिर्फ आर्टिकल 11 के लिए है। जैसे हमारे यहाँ 228 है सर, आप जैसे इनकम टैक्स पढ़ते हो तो सेक्शन 1 बताता है, प्रीएम्बल बताता है, सेक्शन 2 बताता है, डेफिनेशन सेक्शन होता है। तो जब सेक्शन 2 की डेफिनेशन सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखता है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब अगर कंटेक्स्ट कुछ और होगा तो आप कुछ और पढ़ सकते हो, अदरवाइज डेफिनेशन यही है पूरे एक्ट के लिए। जबकि आर्टिकल 11 में जो डेफिनेशन दी हुई है सिर्फ वो आर्टिकल 11 के कंटेक्स्ट में ही है, कहीं और पे इंटरेस्ट की बात हो रही होगी तो आर्टिकल 11 नहीं उठाओगे। दूसरी बात सर, और टेक माय वर्ड्स, ये लाइन 5वीं लाइन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर कोई डोमेस्टिक टैक्स लॉ में आपने चेंज कर दिया, दैट इज यूनिलेटरल एक्शन। अगर कोई यूनिलेटरल एक्शन लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है वो टीटी में पढ़ा जाएगा। मतलब जैसे मैंने आपको एक्सेप्शन बताई है कि आपने एक्सप्रेशन डाल दी कि बैंकिंग के केस के अंदर आपने बोल दिया कि मान लो एक सुमिटोमो बैंक इंडिया में ब्रांच है और उसकी हेड ऑफिस से जापान में है, उसने कोई लोन दिया सुमिटोमो बैंक ने, तो ऐसे केस में अब इनकम टैक्स एक्ट तो ये कह रहा है कि भैया आपने लोन के रूप में जो इंटरेस्ट दिया वो तो आपको खर्चा मिल जाएगा, बट क्योंकि आप एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डाल रहे हो वो उस सामने वाले की इनकम नहीं बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन डाल के इन्होंने बोला नहीं भैया अब से आज से ही इनकम बन जाएगी। बट टेक माय वर्ड्स सर, ये डेफिनेशन आपने चेंज कहां पे करी है सर, इन द एक्ट। ट्रीटी में डेफिनेशन ये चेंज नहीं हुई है। तो इसका मतलब सर जो आप एक्सप्लेनेशन या एक्सेप्शन डाल देते हो वो जरूरी नहीं है वो ट्रीटी में भी लिखी हो। क्लियर है सर आपको? तो व्हाट आई वांट टू से, एनी यूनिलैटरल अमेंडमेंट व्हिच हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इन इनकम टैक्स एक्ट सर, दैट वाज नॉट मीन कि भैया उसकी अमेंडमेंट वहां पे भी हो गई है। अगर वो डेफिनेशन वहां पे ऑलरेडी लिखी हुई है, एज टू इंटरेस्ट, एज टू एफटीएस, एज टू रॉयल्टी, आपको वही डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी ट्रीटी वाली, अगर आप टीआरसी लेके ट्रीटी पढ़ रहे हो। ठीक है सर? नाउ अब सर बात करते हैं सर इंटरेस्ट के अंदर एक दो इश्यूज और हैं। एक आया सर, आपने देखा होगा कि सर एक नया आया सेक्शन 94B। 94B सेक्शन क्या है सर, मान लीजिए होता क्या था, इट इज मेनली फॉर थिन कैपिटलाइजेशन रूल्स। अब वो 94B क्या है वो समझ लें सर पहले। सर 94B में क्या था सर, होता क्या था, लोग क्या करते हैं, जैसे आज इंडिया में कोई कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने के लिए मान लीजिए आप कहते हैं यार इसकी कैपिटल कम से कम 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो मान लो बाहर वाले कहते हैं या फिर इंडिया वाले कहते हैं या 5 करोड़ कैपिटल लगाने की क्या जरूरत है, 10 लाख रुपए की तो शेयर कैपिटल लगा प्लस 4 करोड़ 90 लाख रुपए का लोन लगा। बोले इसका फायदा क्या होगा, बोले भाई जब 4 करोड़ 90 लाख रुपए जब इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट तो खर्चे मिल जाएगा, प्लस और जो इंटरेस्ट पे जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10% देना ही पड़ेगा मोटा मोटा। 115 में मोटा मोटा रेट तो 20% है, लेकिन अगर आप ट्रीटी की बात करते हो ट्रीटी में मोटा मोटा रेट 5 से 10% या मैक्सिमम 15% होता है, तो कितना रेट भी कम देना पड़ेगा, खर्चा ही मिल जाएगा। इट इज कॉल्ड एज थिन कैपिटलाइजेशन, मतलब सर ये चीज थिनली कैपिटलाइज्ड है। इसको पकड़ने के लिए इन्होंने थिन कैपिटलाइजेशन रूल्स को लेकर आने के लिए इंडिया ने क्या किया, बजट 2017 से 94B एक ले आए। वो 94B सेक्शन ये कहता था कि अगर मैंने लोन अपने एसोसिएट एंटरप्राइजेस बाहर से लिया और ऐसे केस के अंदर जब बाहर से मैंने लिया और मैंने उस पे लोन का टोटल अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर का दिया, तो ऐसे केस में क्या वो मेरे एबिडिटा कह सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, एंड अमोर्टाइजेशन, उससे पहले क्या ये 30% से ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर ये 30% से ऊपर नहीं बन रहा है तो ऐसे केस में सर जो बैलेंस पोर्शन है वो सर उस साल में अलाउड नहीं होगा और साथ के साथ आप इसकी डिडक्शन अगले सालों में ले सकते हो। अब मैं 94B पूरा नहीं समझा रहा हूं सर, 2-3 इश्यूज बहुत रेलिवेंट है जो समझ लें, क्योंकि अदरवाइज आप 94B की बात ही करो 1.5 घंटा आपको इसी सेशन में लग जाएगा। 2 इश्यूज है, टारगेट ये है कि 94B से निकले कैसे, अगर निकलना हो तो कैसे निकले। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आपसे पूछूंगा
सारे के सारे टैक्स ऑडिट करते हैं और सब बताते हैं। प्लीज आंसर दीजिएगा मुझे कि मान लीजिए मैंने गुप्ता जी को से कोई 10 लाख रुपए दे दिए एज अ प्रोफेशनल सर्विस, आर गुप्ता जी को दे दी, ठीक है जी। मैंने 31 मार्च को क्रेडिट कर दिया, अपनी बुक्स कर दी। मैंने 31 मार्च को टीडीएस नहीं काटा, मैंने 31 मार्च को टीडीएस नहीं काटा, और ऐसे केस में मैंने टीडीएस अगले साल काटा। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस साल नहीं काटा, अगले साल काट लिया गलती से, भैया अगले साल अप्रैल में काट लिया और मैंने उसे जमा करा दिया। तो ऐसे सेल में मुझे खर्चा कम मिलेगा सर, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर 139(1) से पहले जमा करा दिया आपने, इसलिए अब आप इसी साल में खर्चा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं सर, गुप्ता जी को 25 लाख रुपए मैंने दिए, मैंने टीडीएस उस साल में नहीं काटा, 31 मार्च को नहीं काटा, मैंने टीडीएस अगले साल की एंट्री डाली, से 10 अप्रैल को डाली 31 मार्च की जगह, और वो टीडीएस जमा करा दिया ड्यू टाइम के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 139(1) के हिसाब से मैंने रिटर्न जमा करा दी है और 139(1) के हिसाब से मैंने टैक्स जमा करा दिया है, से पहले करा दिया है, तो मुझे खर्चा मिल जाना चाहिए? सर आंसर दीजिए, क्या मुझे खर्चा उस साल में मिलेगा जो जिस प्रीवियस ईयर में काटना चाहिए था, जब मिलेगा? यस और नो, प्लीज आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका, तो मैं समझाऊंगा पर्सन क्या। जल्दी सर, फास्ट सर। 110 लोग हैं और हमारे पास आंसर अभी 5 आए हैं, बताइए सर। और प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, मेरी गुप्ता जी और भारद्वाज साहब से बात हुई है सर, आप आंसर सही दें गलत दें, सब मोमेंटो आपको नहीं मिलना है, प्राइज आपको नहीं मिलना है, जो भी मिलना है मुझे मिलना है बाद में। भारद्वाज साहब गलत कह रहा हूं? चलो चलिए, बहुत अच्छा हो गया, 20-22 क्वेश्चन, 20-22 आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। एनीहाउ सर, लेट मी प्लीज अप्रिशिएट इट। सर ये सुनिए सर, ये बी क्लॉज क्या बोलता है, फिर 94 मैं 94 बी पे आऊंगा। वो क्या बोलता है सर, अमाउंट नॉन डिडक्टेबल 40 AI की बात कर रहा हूं, ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर चैप्टर 17B एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। और सर यहां पे लाइन खत्म हो जाती है, मैं फिर बोल रहा हूं, ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर 17B एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। और सर यहां पे लाइन खत्म होती है, और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ 139। मतलब जहां पे आपने टीडीएस काट लिया वहां पे तो आपको चेक करना है 139(1) के हिसाब से, पर जहां पे आपने टैक्स नहीं काटा तो इसका मतलब जब आप टैक्स पे करोगे उस साल में मिलेगा। व्हाट आई वांट टू से, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने 25 लाख रुपए पेमेंट अगर गुप्ता जी को करी, प्रोफेशनल चार्जेस की पेमेंट करी, मैंने अगर 31 मार्च को टीडीएस नहीं काटा, तो ऐसे केस में अगर मैंने 139(1) की रिटर्न जो मेरी 30 सितंबर है या फिर 30 नवंबर है, तब तक अगर रिटर्न जमा करा दूंगा तब तक मुझे नहीं मिलेगा अगर मैं टीडीएस अगले साल जमा कराऊंगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? क्लियर? ये देखिए सर, लास्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन भी क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सम टैक्सेस डिडक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर। फिर और उसी 39 में नीचे वाला पार्ट भी यही बात बोल रहा है कि आपने अगर बाद में जमा किया तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपने टीडीएस, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको टीडीएस 31 मार्च को काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, उस साल में नहीं काटा, और आपने नहीं काटा और अगले साल में काटा और फिर जमा किया, तो ऐसे केस में जिस साल में जमा करेंगे उस साल में खर्चा मिलेगा। जबकि अगर आपने टीडीएस अगले साल, पिछले साल काट दिया होता, तो अगर आपने 139(1) से पहले जमा करा दिया होता तो आपको पिछले साल में ही खर्चा मिल जाता। मैं क्लियर हूं आपको सर? अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे सर। ये 94 भी कुछ ऐसे बोलता है सर, notwithstanding anything contained in the act where the Indian company or permanent establishment for a foreign company being the borrower incurs any expenditure। सर मैंने खर्चा सर इंटरेस्ट का 1 करोड़ से ऊपर लास्ट ईयर में किया, by way of interest of similar nature exceeding 1 crore which is deductible in computing income। अब क्वेश्चन नहीं उठता है क्योंकि मैंने टीडीएस नहीं काटा, मैं टीडीएस नहीं काटता, मान लीजिए हाइपोथेटिकली उसका मैं टीडीएस नहीं काटता, और ऐसे केस में मैं सर क्या वो इनकम डिडक्टिबल होगा? वो डिडक्टिबल नहीं होगा। अब मैं टीडीएस काटता हूं अप्रैल में जाके, 10 अप्रैल को टीडीएस काट देता हूं और टैक्स जमा करा देता हूं। अब देखते हैं 94 क्या पड़ता है सर। 94 क्या कहता है, इंकर्स, सर इंकर तो लास्ट ईयर किया था पर डिडक्टिबल इस साल में है, इसका मतलब मैं 94 के टेस्ट से बाहर आ जाऊंगा। 94 तभी एप्लीकेबल है जब इंकर्ड भी उसी साल में हो और डिडक्टिबल भी उस साल में हो। आई वांट टू से, अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ का इंटरेस्ट है, राइट, और 1 करोड़ से ऊपर का इंटरेस्ट है और पूरा का पूरा खर्चा मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है और आपको 94 के क्लच से बाहर निकलना है, तो ओनली वे आउट इज कि सर आप जिस साल में टीडीएस काटना है उस साल में टीडीएस मत काटें, अगले साल में टीडीएस काट के जमा करा दें। अब क्वेश्चन नहीं उठता है कि भैया मेरा इंटरेस्ट तो मैंने मान ली सितंबर में दिया है, सर वहां पे दिक्कत आ जाएगी आप, क्यों? क्योंकि आप अगले साल अगर टीडीएस काटेंगे तो सर उस केस में कंपाउंडिंग भी हो सकती है। व्हाट आई वांट टू से, ये तभी हो सकता है जब आपने 31 मार्च में क्रेडिट की एंट्री डालनी हो, और ऐसे केस में आप 10 अप्रैल को जमा करा देंगे
और 60 दिन वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी और टैक्स भी जमा करा देंगे। इसी केस में कंपाउंडिंग से भी बच जाएंगे। 201 के जो झगड़े हैं या 221 की झगड़े हैं या 271 के झगड़े हैं या प्रोसिक्यूशन के झगड़े हैं, उससे भी बच जाएंगे। तो तभी हो पाएगा जब आप 31 मार्च को आपने टीडीएस काटना था और आपने अप्रैल में कर दिया, ताकि वो सर्कुलर का जो फायदा 25 लाख और 60 दिन वाली बात आप हेल्प ले लें। लेकिन अगर आपको टीडीएस काटना चाहिए था सितंबर में सर, उस टाइम पे अगर ये वाला आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा सर कंपाउंडिंग की दिक्कत और प्रोसिक्यूशन की तलवार लटकनी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, जब भी आपने ये बात सोचनी है, ये दिमाग लगा के सोचनी है कि मैं कैसे कर रहा हूं, राइट सर। नाउ लेट्स कम टू 194J। 194J में बात करता हूं सर, वहां पे क्या बोलता है सर, नॉर्मली सेक्शन 917 अगर आप पढ़ते हो या 916 पढ़ते हो तो बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ओनली। बट सर 194J क्या करता है, वो कहता है भाई सर जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन लिखी हुई है ना सेक्शन 917 में, वो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। जो रॉयल्टी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना 916 में, वो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, राइट सर। अब 194I एक सेक्शन है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए मैं कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट किराए पे लेता हूं आपसे, तो ये आप मेरे डिस्पोजल पे छोड़ देते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप बिना टीडीएस 194I में काटेंगे कि 194J में काटेंगे? क्यों? अगर मैं जब आपको 194J पढ़ा 916 पढ़ाऊंगा, you will come to know इक्विपमेंट भी एक रॉयल्टी हो सकती है सर। बाद में दूंगा जब रॉयल्टी में, अभी आप दिमाग लगाइए इस बात पे, ठीक है सर। नाउ लेट अस कम टू रॉयल्टी एंड एफटीएस। हम रॉयल्टी एफटीएस की बात करते हैं सर, सॉरी सबसे पहले देखिए सर, अच्छा ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये चीजें समझाऊंगा सर, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी, इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल होगी ये सर, ये रॉयल्टी के लिए एप्लीकेबल होगी और एफटीएस के लिए एप्लीकेबल, राइट सर। तो बोलता है कि भैया एफटीएस विल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया इफ पेबल बाय पहला गवर्नमेंट, राइट सर। अगर मतलब गवर्नमेंट ने पे करी तो यूटिलाइज कहीं भी हुई है, चाहे इंडिया में हुई है चाहे बाहर हुई है सर, हमेशा टैक्सेबल होगा, राइट सर। दूसरा केस सर, मान लीजिए गवर्नमेंट तो पे नहीं करी, किसी रेजिडेंट ने पे करी, और प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ रेजिडेंट सर, आरओआर या आरएनओआर नहीं लिखा हुआ। आई एम सेइंग दिस थिंग, अब सिटीजन को भी इन्होंने देखो 618 के हिसाब से रेजिडेंट बना दिया। तो ऐसे केस में अगर वो व्यक्ति आरएनओआर है और वो मान लीजिए कोई एफटीएस फीस और टेक्निकल सर्विस की पेमेंट कर रहा है, तो वो 91B में कवर होगा, 91B में कवर नहीं होगा क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट नहीं रहा है, आपको सर। अब बोलता है अगर रेजिडेंट पे कर रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया एक्सेप्ट वेयर द सर्विस इज यूटिलाइज्ड। सर वर्ड लिखा हुआ यूटिलाइज, यूज वर्ड नहीं है, लिखा वेयर द सर्विस यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया, कोई बिजनेस कैरिड ऑन और बाहर, या फिर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, राइट सर। अब दूसरे केस में जहां पे नॉन रेजिडेंट पेमेंट कर रहा है, वहां पे ये दिखना चाहिए कि सर्विस यूटिलाइज इंडिया में हो रही है, राइट सर। नाउ मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उनके आंसर दूंगा मैं आपको। सर क्या पेयर मैटर करता है? यस सर, पेयर मैटर करता है। तो अगर गवर्नमेंट पे करेगा तो सर यूटिलाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं देखना, इंडिया में यूज हो रही है, इंडिया से बाहर हो रही है। बट मान लीजिए सर, अगर मान लीजिए सर इसका जो पेयर है वो रेजिडेंट है, मैं हूं, भारद्वाज जी हैं, नीरज जी हैं, हर्ष नारायण जी, आर के गुप्ता जी, हरीश मेहरा जी हैं, तो ऐसे केस में वी बीइंग अ रेजिडेंट अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में एग्जम्पशन तभी मिलेगी, एक्सेप्शन में तभी आएंगे जब मैं एक्टिवली ये दिखा पाऊंगा कि भाई साहब ये सर्विस मेरी बाहर यूटिलाइज्ड हुई है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सर भारद्वाज जी इज अ नॉन रेजिडेंट, इनको मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं, राइट, इनको मैंने फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दी। अब मैंने जब सर्विस दी, इन्होंने पेमेंट दी, इन्होंने सर्विस दी, तो मुझे एग्जम्पशन में आने के लिए, एक्सेप्शन में आने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा सर मेरा कोई बिजनेस बाहर है जो मैं कैरियर ऑन कर रहा हूं। बिजनेस क्या है सर? बिजनेस का मतलब सब बिजनेस चलता हुआ बिजनेस होना चाहिए, वन शुड कैरी ऑन। मेरी कोई ब्रांच है वहां पे, मेरी कोई पी है वहां पे, आर यू गेटिंग पॉइंट? सर सब्सिडरी से काम नहीं चलेगा, ट्राई टू अप्रिशिएट। सर जो पेमेंट कर रहा है उसका बिजनेस वहां पे रन होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैंने सब्सिडरी के लिए पेमेंट किया, सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर आपकी कोई पी वहां पर है, ब्रांच वहां पर है, या फिर कोई बिजनेस चल रहा है वहां पे, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, तो अगर आप ये एक्टिवली दिखा पाओ कि भैया यूटिलाइज सर्विस वहां पे हुई है, तो वो बाहर टैक्सेबल होगी सर, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर आप इसको नहीं दिखा पाए तो ऐसे केस में टैक्स सर टैक्सेशन यहीं पे होगा। अब व्हाट इज द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट? मान लीजिए सर भारद्वाज साहब नीदरलैंड रहते हैं और से गुप्ता जी से स्विट्जरलैंड रहते हैं। गुप्ता जी ने सर भारद्वाज जी को एक सर्विस दी, जब उन्होंने सर्विस दी, अब पेमेंट सर नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट हुई है,
तो अब ऐसे केस में ओनर्स इज ऑन द डिपार्टमेंट, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ये सर्विस इंडिया के बिजनेस के लिए यूटिलाइज हुई है या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में था, उसके लिए करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? सर पहली बार में ओनर्स, सर रेजिडेंट केस में सर रेजिडेंट के ऊपर है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा सर्विस बाहर यूज हुई है। और दूसरे केस में द ओनर्स विल बी ऑन द डिपार्टमेंट टू शो इट कि भैया ये इनकम, ये बिजनेस, मेरी जो सर्विस है वो इंडिया में यूज हुई है। मैं क्यों ना आपको सर, अब क्वेश्चन उठता है सर ये मैनेजर सर्विस है क्या, ये समझ ले सर, या पहले मैं एक्सेप्शन की बात ही करता हूं। क्वेश्चन ही उठता है यार ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है, ये बिजनेस का मतलब क्या है। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आपने एक्सपोर्ट सेल करी ग्रीन प्रिंटिंग टूटी है, लग रही है, ठीक है, एक दो जगह मेरी बदबू टूटी है, वो कटर चलाया उन्होंने, वहां पे उन्होंने पैर बब्बर साहब थोड़ा बब्बर साहब म्यूट कर लेंगे। जी जी सॉरी म्यूट हाँ थैंक यू। तो सर मान लीजिए कई बार आपके पास क्वेश्चन आता होगा, आपकी क्लाइंट ने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद वहां पे इंस्पेक्शन होनी है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये फीस पर टेकनिकल सर्विस है या नहीं। तो सर इसमें ऑलरेडी सर केस लॉ है, सर फीस साइड ऑपरेट और सारे जीएसटी में मास्टर हैं। सर आप सेल तब बन जाती है, एक्सपोर्ट सेल तब बनती है जब वो हमारा कस्टम छोड़ देता है। तो इसका मतलब सर सेल तो वही, व्हाट आई वांट टू से सर एक्सपोर्ट सेल कोई बिजनेस नहीं है, राइट। तो अगर कोई सामने वाला टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप नहीं लेके आ सकते। सर वो एफटीएस है या नहीं वो एक अलग चीज है, पर एक्सेप्शन में नहीं आएगी। सर एक्सपोर्ट सेल यहीं पे खत्म हो जाती है। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस विद इंडिया एंड बिजनेस इन इंडिया, व्हाई इट इज सो, समझिए सर। मान लीजिए मैं माल इंडिया से बाहर भेज रहा हूं तो इट इज बिजनेस विद दैट कंट्री, बट मान लीजिए मैंने कोई ब्रांच खोल ली, कोई मैंने वेयर हाउस ले लिया उस कंट्री के अंदर और यहां से माल मैं वहां पे भेज रहा हूं और वहां से फिर बेच रहा हूं, तो दैट इज बिजनेस इन दैट कंट्री। तो व्हाट आई वांट टू से बिजनेस इन दैट कंट्री इज टैक्सेबल और इन दैट, और एक्सेप्शन भी बिजनेस इन दैट कंट्री के लिए। अगर मैंने कोई ब्रांच खोली है, कोई वहां पे खोली है, उसके लिए अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस यूज कर रहा हूं तो एक्सेप्शन में आएगा, पर एक्सेप्शन में नहीं आएगा। मैं क्यों आपको सर, अब क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए भारद्वाज जी नॉन रेजिडेंट, मैं रेजिडेंट, मैंने कोई पेमेंट करी सर को, और पेमेंट करने के बाद वो सर्विस जो यूटिलाइज्ड हुई, कुछ तो मेरे इंडिया वाले बिजनेस के लिए हुई और कुछ मेरे सर आउटसाइड इंडिया बिजनेस चल रहा है वहां पे हो गई। तो ऐसे केस में सर क्या उसकी टैक्सेबिलिटी बनेगी, यस और नो? सर इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। सर एक दिमाग में सर हमेशा वर्ड दिमाग रख लीजिए, सर जो लिखा है उतना पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम एग्जांपल। सर ट्राई टू अप्रिशिएट कि सर जब भी हम एक्सेप्शन सर्विस की बात करते हैं, हम बात करते हैं सर देयर वाज सेक्शन कॉल्ड 37 32। सर 37 कुछ ऐसे बोलता है एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ 30 36 और नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसएससी। और आगे बोलता है लेड आउट और एक्सपेंडेड होली और एक्सेसिवली विद अस। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए मैं और गुप्ता जी, मान लीजिए पार्टनर है, हमने अपने क्लाइंटों के लिए गेट टुगेदर करी। अब हमने बोला सर सबको बुला ही रहे हैं, क्या क्यों ना ऐसा करें अपने रिलेटिव्स को ही बुला लेते हैं। गुप्ता जी ने बोला ठीक है, नहीं तो बुला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ सर, हमने अपने रिलेटिव्स को ही बुला लिया। अब भारद्वाज साहब सर एडिशनल कमिश्नर, केस हमारा उनके बाद लग गया। अब इन्होंने पता किया, इन्होंने देखा यार अरे तुमने तो पार्टी करी थी, तुमने तो घर वालों को ही बुला लिया था, क्योंकि सेक्शन 37 में लिखा हुआ है होली और एक्सक्लूसिवली। क्या मैंने वो खर्चा होली एक्सक्लूसिवली किया? नहीं किया, तो इन्होंने मेरा खर्चा डिसअलाउ कर दिया। अब लेट अस टेक अबाउट कार। तो हर बंदे को पता है सर महाजन साहब के पास एक सर मर्सिडीज गाड़ी है, जिसके अंदर वो सर आते मतलब कहीं पे सब्जी लेने जाएंगे तो भी मर्सिडीज गाड़ी में जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो भी मर्सिडीज गाड़ी में जाएंगे। अब पता लगा भारद्वाज साहब मान लीजिए उनके चार्ट अकाउंटेंट है, तो वो भारद्वाज साहब के पास गए, तो भारद्वाज साहब ने बोला भैया महाजन साहब एक काम करो, जो डेप्रिसिएशन आपका जो घर के लिए यूज के लिए, उसे सर आप हटा दें, उसे पर्सनल एक्सपेंडिचर डाल दें। तो सर महाजन साहब ने सर यहाँ तो लिखा नहीं हुआ। नितिन जी विकास गोयल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए ना प्लीज। विकास जी बोलिए। विकास भैया कोई नहीं, इनको कह दीजिए चैट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है प्लीज। विकास भैया पूछना तो बोल टोक दीजिएगा, मैं बता दीजिएगा, मैं या फिर एफटीएस खत्म कर लूं, उसके बाद बोल दिए मैं रॉयल्टी बात पे आऊंगा, ऐसे कर लेता हूं। ठीक है सर, एफटीएस खत्म कर लेता हूं पहले, ठीक है सर। नाउ अब ऐसे केस में मान लीजिए, ऐसे केस में भारद्वाज साहब ने समझाया भैया सेक्शन 38 में लिखा हुआ है, 38 में लिखा हुआ है जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू से, अगर सेक्शन 38 नहीं होता, 32 में डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा मिलता, तो सर आप होली वर्ड नहीं पढ़ते। व्हाट आई वांट टू से, जो लिखा है वही पढ़ना है। अब लेट अस टेक अबाउट माय एग्जांपल। सर मैंने पैसे दिए भारद्वाज साहब को और भारद्वाज साहब ने मुझे बाहर से सर्विस को प्रोवाइड करी।
बाहर से सर्विस प्रोवाइड करी। अब ऐसे केस में इट इज यूटिलाइज्ड इन इंडिया आल्सो एंड आउटसाइड इंडिया आल्सो। ऐसे केस के अंदर सर यहाँ पे होली वर्ड नहीं लिखा हुआ, होली वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो इस वजह से क्या होगा सर मैं बोल सकता हूँ कि सर ये भैया थोड़ा सा भी म्यूट कर लें, रिक्वेस्ट है भैया, थोड़ा आवाज आ रही है। हाँ जी भैया, ऐसे केस के अंदर सर आप ये नोट कर लें, यूटिलाइज करके सर होली नहीं लिखा हुआ। यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू दिस थिंग कि सर अगर मेरी सर्विस बाहर भी यूज हो गई जरा सी भी, मैं मारो नाम चेंज की दो, इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं मारो बनती। नाम वो यूपी आ गई है, ठीक है सर। अब जबकि नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में केस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने बताया हरीश मेहरा साहब और गुप्ता जी हैं, देखो यू आ गई गुप्ता जी मैं मान नाम लीजिए चेंज की दो। दिव्या कुमार जी अपने अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज सर, म्यूट कर लें, रिक्वेस्ट है सर आपसे। जैन साहब म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। हाँ थैंक यू। रोजी मैडम, हाँ जी सर। मान लीजिए अनिल गुप्ता जी और हरीश मेहरा जी नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है। अब ऐसे केस के अंदर इन्होंने, अनिल गुप्ता जी ने कोई हरीश मेहरा जी को सर्विस दी, पर वो एक नीदरलैंड के लिए भी यूज हुई, दोनों नॉन रेजिडेंट है, पर कुछ सर्विस इंडिया के लिए भी यूज हो गई, तो ऐसे केस में सर टैक्सेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि होली वर्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ। मैं क्यों आपके लिए यूज ऐसे भी कर सकते हो और इसका नुकसान भी है फायदा भी है। ठीक है सर। नाउ लेट अस कम टू मैनेजर सर्विस है क्या। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, यार मैनेजर सर्विस का मतलब क्या है सर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, कहीं पे मान लीजिए कोई ऑडिट चल रहा है और ऑडिट के लिए गुप्ता जी को से हैदराबाद जाना है, तो उनके किसी दोस्त ने बोला यार तेरे चिंता ना करो गुप्ता जी, आपके होटल की मैनेजमेंट, आपके आने जाने की, लॉजिंग बोर्डिंग की सारी मैनेजमेंट मैं कर दूंगा, चिंता ना करो। क्या ये मैनेजर सर्विस में आएगा सर? वर्ड मैनेजमेंट आ गया, लगता है यार आ जाएगा सर, नहीं सर। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट मैनेजर सर्विस है क्या वो समझ लें सर। मैनेजर सर्विस ये है कि मान लो कोई ऐसी सर्विस, मान लो भारद्वाज साहब अपना प्रैक्टिस चला रहे हैं, अगर भारद्वाज साहब किसी को कोई बोलते हैं कि भाई तू सर्विस देनी है, क्या वो भारद्वाज साहब जैसी सर एक्टिविटी कर सकता है? क्या वैसे डिसीजन ले सकता है एज टू हिज फर्म? अगर वो इस तरह की डिसीजन ले सकता है तो मैनेजर सर्विस है। व्हाट आई वांट टू से कि अगर सामने वाला स्ट्रेटजी डिसीजन ले रहा है तो ऐसे केस में वो मैनेजर सर्विस है। पर मान लीजिए वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे आप गुप्ता जी के फ्रेंड ने बोला मैं आपके होटल मैनेज कर दूंगा, मैं आपके लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ मैनेज कर दूंगा, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं हुई, तो दैट इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। या फिर आप बात करेंगे लोकेशन की, बात करो लोकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, उस फंक्शन को परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट मैनेजर सर्विस। मैनेजर सर्विस तभी बनेगी जब सामने वाला आपकी तरह स्ट्रेटजी डिसीजन ले सकता है, यस और नो। अगर वो स्ट्रेटजी डिसीजन ले सकता है, यस और नो कर सकता है, तो मैनेजर कंसल्टेंसी है, अदरवाइज नहीं है। नाउ व्हाट इज कंसल्टेंसी सर, ये समझना जरूरी है सर। कंसल्टेंसी ऐसे समझे सर मान लीजिए भारद्वाज साहब मेरे पास आए, उन्होंने बोला नितिन यार ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब मैं बता रहा हूं सर आपको ये काम कर लेना चाहिए और ये प्रोस एंड कॉन्स है, ये कंसल्टेंसी है। बट मान लीजिए मैंने सर इनको कंसल्टेंसी नहीं दी, एक सर्टिफिकेट दे दिया, जैसे हम 15C भी देते हैं सर, 15C है, 15C भी एक सर्टिफिकेट है, इट इज ओनली पोस्टमार्टम और एज टू फैक्ट्स, कि फैक्ट्स के हिसाब से ये टीडीएस कटना चाहिए सर, ये कोई कंसल्टेंसी नहीं है। व्हाट आई वांट टू से, कंसल्टेंसी मींस गिविंग एन बेसिकली आप सर्विस, आप सामने वाले को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हो और वो हमेशा प्रोफेशनल होती है। मैं क्यों आपको सर, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर, मैं इस पॉइंट को भी ले रहा हूं कंसल्टेंसी प्रोफेशनल सर्विस। जैसे मान लीजिए भारद्वाज साहब मेरे कंपनी का ऑडिट करते हैं, तो सर ये अगर वो ऑडिट रिपोर्ट जब देते हैं वो प्रोफेशनल सर्विस तो काउंट हो जाएगी, पर वो कंसल्टेंसी नहीं है। पर मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर ये बिजनेस खोलना है, मुझे बताओ सर बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर, अगर ये सर्विस दे रहे हैं तो कंसल्टेंसी। तो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर, एफटीएस के अंदर प्रोफेशनल सर्विस काउंट नहीं होती है। तो इसलिए कई बार आपके दिमाग में झगड़ा आता होगा कि आईएसओ सर्टिफिकेशन निकाल लिया किसी ने बाहर कोई कंपनी बना ली है, लीगल कोई केस करा दिया, प्रोफेशनल से हायर कर लिया आपने, लीगल केस कर लिया किसी पे, या कोई कंपनी बनवा रहे हो बाहर से, तो ऐसे केस में इट विल कवर्ड ओनली इन प्रोफेशनल सर्विस सर, कंसल्टेंसी में कवर नहीं होगा, एफटीएस नहीं लगेगा सर। ठीक है सर। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेक्निकल सर्विस सर। तो सही मैंने में टेक्निकल सर्विस वेरी ब्रॉड टर्म, बट सर क्या है, जब आप इसे पढ़ेंगे सर क्या लिखा हुआ है, एनी मैनेजरियल टेक्निकल और कंसल्टेंसी। इसका मतलब सर एक तरफ तो मैनेजरियल है, दूसरा कंसल्टेंसी है, और मैनेजरियल कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए क्या आपको ह्यूमन इंटरवेंशन देनी पड़ती है, यस और नो? यस, आंसर इज यस। तो इसका मतलब सर टेक्निकल वर्ड्स इज सैंडविच बिटवीन मैनेजरियल एंड कंसल्टेंसी। इसका मतलब सर टेक्निकल के साथ भी ह्यूमन इंटरवेंशन टेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू से, अगर कोई टेक्निकल सर्विस दे रहा है कोई व्यक्ति विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, तो इसका मतलब वो एफटीएस में काउंट नहीं होगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट सर।
तो अगर मान लीजिए जैसे मैं वेबिनार चल रहा है, मैंने अगर अपनी सीडी रिकॉर्ड कर दी होती, लगा दी होती और सब सुन रहे होते, या फिर ऐसे मान लीजिए अगर इसको यूट्यूब पे डाल दिया जाए और यूट्यूब पे डाल के बंदा, अभी जैसे सर ने बोला नितिन ये भैया ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे, राइट, तो मैंने ब्रेक लिया, अगर ये चीज पूरी यूट्यूब पे डाल दी जाए तो मैं जो बोल रहा हूँ वही तो फ्लो चलेगा, जहां पे रुकाऊंगा सामने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता। ऐसे केस में सर वो टेक्निकल सर्विस नहीं है, राइट सर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, यशराज फिल्म का केस था जो मैंने आपको समझाया। मान लीजिए लोकेशन की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो लोकेशन बता रहा है कि कहां पे हो सकता है, सारी लॉजिंग बॉडी का अरेंजमेंट करता है, तो सर वो आपकी मैनेजर सर्विस में नहीं आएगा। सेम इज फॉर असेंबली सर्विस। सर कंस्ट्रक्शन 44BB जहां पे आप माइनिंग की बात करते हो, कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात करते हो, या फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल की बात करते हो, सर वो FTS में कवर नहीं होता। कमीशन एजेंट्स, सर ये आपके दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आता होगा, मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया और मुझे मैंने कमीशन पे कर रहा हूँ किसी बाहर की पार्टी को, दुबई की पार्टी को, नीदरलैंड की पार्टी को, तो ऐसे केस में क्या ये FTS में कवर होगा? सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सर हमेशा हम गलती क्या करते हैं, सर एग्रीमेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम वर्ड यूज करते हैं, वो मैनेजमेंट भी करेगा, वो टेक्निकल भी करेगा, वो कंसल्टेंसी भी देगा। तो सीधा भारद्वाज साहब, मान लीजिए मैंने माल सप्लाई करना है, भारद्वाज साहब ने मुझे लोगों से मिलवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सर भारद्वाज साहब बोलेंगे नितिन मैं तेरे को क्लाइंट मिलवाऊंगा, तू अपना माल सप्लाई करेगा, और माल सप्लाई करने के बाद सर मैं तेरी पेमेंट रिकवरी करने नितिन जी आ जाएगी, तू मेरी नितिन जी थोड़ा सा ना वो पेस थोड़ा स्लो रखिए, कई लोगों को ना आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा तेज बोलते ज्यादा। हाँ जी प्लीज। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। केस में सीधा आपने लिखना है कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्लाइंट से मिलवाएगा, सामने वाला बंदा क्लाइंट से मिलवाएगा, वो आपकी पेमेंट की रिकवरी कराने की कोशिश करेगा, और पेमेंट की रिकवरी कराने के बाद सर आप उसको कमीशन रिलीज कर देंगे। बस इतना लिखना है कि बड़े बड़े वर्ड्स कि भैया वो आपको मैनेजमेंट देगा, कंसल्टेंसी देगा या टेक्निकल सर्विस देगा, इस तरह के वर्ड नहीं लिखने। अब क्वेश्चन आता है सर टेक्निकल रिपोर्ट्स, आपके दिमाग में आएगा सर टेक्निकल रिपोर्ट्स में क्या होगा? सर टेक्निकल रिपोर्ट्स में आप प्लीज ध्यान रख लें। चलिए उससे पहले मैं मेक अवेलेबल वाला एग्जांपल समझाता हूं। जब आप टीटी पढ़ते हैं तो किसी टीटी के अंदर, मैं कंट्री का नाम बता देता हूं, सो ऑस्ट्रेलिया, यूके, देखिए ये लिखा हुआ सर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साइप्रस, फिनलैंड, माल्टा, नीदरलैंड, पोर्तुगीज रिपब्लिक, सिंगापुर, यूके, यूएसए। इसके अंदर क्या है सर लिखा हुआ है मेक क्लॉज है। मेक क्लॉज क्या है वो समझ लें सर। मेक क्लॉज क्या होता है सर, कि मान लीजिए मैं एग्जांपल समझाता हूं, मान लीजिए मैं पायलट हूं, मेरे पास कोई व्यक्ति आया, उसने बोला नितिन मुझे एरोप्लेन उड़ाना सिखा दीजिए। अब वो मेरे साथ पीछे बैठा, मैंने एरोप्लेन उड़ाया और उतार दिया। अब अगर वो मेरी बिना हेल्प के अगर एरोप्लेन उड़ा देता है सर, वो वापसी नहीं आया तो गेम ही खत्म हो गई सर। अगर वो मेरी बिना हेल्प के देता है और वापसी उतर जाता है, नाउ ही हैज लर्नड हाउ टू फ्लाई द प्लेन। इसका मतलब उसने नॉलेज गेन कर ली कि भैया उसको मेक अवेलेबल हो गई कि कैसे प्लेन उड़ाना है। तो ऐसे केस में अगर कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विस केस में, अगर जहां पे इन टीटी की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको कंट्रीज का नाम बताए हैं, तो उस केस में मेक अवेलेबल क्लॉज है। और ऐसे केस के अंदर अगर ये लिखा हो कि मेक अवेलेबल है और लिखा होता है नॉर्मली, और ऐसे केस में सर वो मेक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हुई है, नॉलेज हुई है, तो ठीक, वरना टीटी के अंदर टैक्सेबिलिटी नहीं बन पाएगी। बट उन टीटी के अंदर, या फिर एक्ट की बात कर रहा हूं जहां पे सर मेक अवेलेबल क्लॉज नहीं है, वहां पे टेक्निकल रिपोर्ट के केस में जहां पे टेक्निकल सर्विस दी है और साथ में रिपोर्ट दी गई है, तो वो टेक्निकल सर्विस में काउंट होगा। अब क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड फैसिलिटी। सर जब आप कोई MTNL में जाते हो, या फिर BSNL में जाते हो, या फिर वोडाफोन जाते हो, या फिर एयरटेल में जाते हो, या आइडिया में जाते हो, या रिलायंस जियो में आते हो, नंबर लेते हो, या फिर आप जब सर फोटोस्टेट मशीन की बात करते हो, फोटोस्टेट की कॉपी लेने की बात करते हो, या एक्सरे कराने की बात करते हो, तो आपका टारगेट क्या है? एक्सरे कराना, या पीछे जो इतना बड़ा तामझाम है उसको देखना? सर फोन सुनना, या फिर इतना बड़ा जो तामझाम है उसको देखना? सर फोटोस्टेट कराना, या फिर आपका तामझाम है जो इतनी बड़ी मशीन को चेक करना वो काम कैसे करती है? सर टारगेट क्या है? स्टैंडर्ड फैसिलिटी। मुझे तो फोटो सेट करानी है, मुझे तो सर एक्सरे कराना है, मुझे तो फोन सुनना है। तो सर आपका टारगेट सिर्फ स्टैंडर्ड फैसिलिटी लेना है, भी टेक्निकल सर्विस नहीं हो सकता। मैं क्यों हूं सर? अब सर ह्यूमन इंटरवेंशन टेस्ट मैंने आपको समझा दिया। सर पेमेंट फॉर होस्टिंग वेबसाइट मैं आपको कवर करूंगा जब रॉयल्टी कवर करूंगा, राइट। पेमेंट फॉर एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अगर मैं ISO सर्टिफिकेशन कर रहा हूं, कि मान लीजिए मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं, मैं एज अ चार्ट अकाउंटेंट कोई 15 CA भी साइन कर रहा हूं, तो सर वो प्रोफेशनल सर्विस में तो आएगा, पर FTS में कवर नहीं होगा। मिनरल ऑयल और एक्सप्रेशन की बात करता हूं, सर वो एक्सेप्शन में आ जाता है। रिइंबर्समेंट के 4-5 इश्यूज हैं, वो मान लीजिए सर भारद्वाज साहब से हांगकांग में बैठे, सर
गुप्ता जी ने कोई सर्विस दी और साहब मेरी होल्डिंग कंपनी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। अब गुप्ता जी ने मुझे कोई बिल रेज किया और मैंने पेमेंट ना करते हुए मैंने पेमेंट डायरेक्टली मान लीजिए हाइपोथेटिकली भारद्वाज साहब ने कर दी। अब मान लीजिए वो बिल क्या है, बिल मान लीजिए है इसका सर मेरे आने जाने का खर्चा था, मैंने सिंगापुर रहा था तो उसका खर्चा है, या मेरी फ्लाइट की टिकटों का उनका खर्चा है। तो ऐसे केस में क्या भारद्वाज साहब जब मुझसे पेमेंट कर रहे हैं, क्या मुझसे मार्कअप अटैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर मार्कअप नहीं लगा रहे, प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है सर, एफटीएस नहीं है। बट मान लीजिए गुप्ता जी ने मुझे कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी और पेमेंट सीधा सर भारद्वाज साहब ने कर दी, और भारद्वाज साहब मेरी होल्डिंग कंपनी है और मुझसे रिएंबर्समेंट मांग रहे हैं और कोई मार्कअप नहीं लगा रहे। तो ऐसे केस में क्या भारद्वाज साहब ये कह सकते हैं कि नितिन मेरा प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी? सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। अगर इस तरह की बात हो गई सर तो इसका मतलब 915, 916, 917 का रेलिवेंस खत्म हो जाएगा, ना कोई इंटरेस्ट बचेगा, ना रॉयल्टी बचेगी, ना एफटीएस बचेगा। तो ऐसे केस में आपने क्या देखना, आपने चेक करना है कि अगर मैंने भारद्वाज साहब को पेमेंट ना करते हुए सीधा पेमेंट की होती सर गुप्ता जी को, क्या टीडीएस की लायबिलिटी आती, यस और नो? अगर टीडीएस की लायबिलिटी आती का मतलब सर भारद्वाज साहब इज ओनली वर्किंग एज कंड्यूट, ऐसे केस में मैं टीडीएस इनका भी काटूंगा। ये ना सर आपको। अब एक क्वेश्चन आता है कॉस्ट शेयरिंग। तो कॉस्ट शेयरिंग में क्या होता है सर, मान लीजिए सर भारद्वाज साहब मेरी होल्डिंग कंपनी है, नितिन मैंने कुछ खर्चे किए बहुत सारी कंपनीज के लिए, वो खर्चा सब में डिवाइड कर दो। तो ऐसे ये चेक करना पड़ेगा कि सर वो जो खर्चा है वो टेक्निकल सर्विस का है या नहीं है। अगर टेक्निकल सुनाई दे रहा है तो सर ये एफटीएस में कवर नहीं होगा। अब एक झगड़ा और आता है सेकॉन्डमेंट और डेपुटेशन। सर ये बहुत सर ये समझना बहुत जरूरी है। सर हुआ क्या, आपकी एक सब्सिडी कंपनी है और मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी से इन यूके, उसने अपने कुछ एम्प्लॉइज इंडिया भेज दिए, इंडिया में भेज दिए। अब ऐसे केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा सर उसका इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट किसके पास है। अगर इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट उसकी सर इंडियन कंपनी के साथ है तो सर उसका 192 पे टीडीएस इंडियन कंपनी काटेगी। बट मान लीजिए उसका इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट या सारा का सारा सर यूके कंपनी के साथ है, वो कैसे पता लगेगा सर वो रिपोर्टिंग किसको कर रहा है, राइट? उसको फायर करने का सब पावर किसके पास है। जैसे सेंट्रिका केस में क्या था सर, सेंट्रिका केस में सर बॉम्बे हाई कोर्ट और सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ही बोला कि भैया जहां पे इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक पेमेंट या फिर टू फायर हिम, इट इज ओनली लॉयज विद द सर जो बाहर की कंपनी उसी के साथ लाई करती है, इंडियन कंपनी तो सर बाहर निकाल नहीं सकती। तो अगर इस तरह की पावर नहीं है तो ऐसे केस में सर ये माना जाएगा कि सर वो उस कंपनी का एम्प्लॉई है। 192 में टीडीएस भी फॉरेन कंपनी काटेगी। सर आप जब पेमेंट उसे वापसी दोगे, पेमेंट दोगे तो एफटीएस की तरह कटेगा, प्लस सर सर्विस पी भी बन जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से, कभी भी सर सेकॉन्डमेंट की बात करें हमेशा पहली बात तो एम्प्लॉइज छोटे लेवल पे होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात उसके बाद सर सारी रिपोर्टिंग इंडियन कंपनी की तरफ होनी चाहिए। मैं क्लियर हूं आपको सर? साथ सर कोशिश करें सारी पावर है एज टू निकालने की, उसको रखने की, सारी फैसिलिटीज जो आप बाकी एम्प्लॉइज के साथ कर रहे हो वो इसके साथ करना है आपको। अगर आप ये काम करोगे तो ऐसे केस में सिर्फ वो आपका एम्प्लॉय माना जाएगा और 192 में टीडीएस भी आप ही काटोगे। अगर आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो उसको पेमेंट वहां पे भी दे रही है और उसको रिइंबर्स कर रहे हो तो दैट इज ओनली टर्म एज अ रिइंबर्स। पर पूरे अमाउंट पे टीडीएस 192 पे आप ही काटोगे। मैं क्लियर हूं सर? अब पेमेंट मेड टू मैन पावर सप्लाई, तो ऐसे केस में चेक करना पड़ेगा कि जो मैन पावर सप्लाई हो रही है वो टेक्निकल है या नहीं। नॉर्मल लेबर है तो सर एफटीएस नहीं होगा, पर अगर वो टेक्निकल है और फायदा सर उसका एचआर में इंटरव्यू लेके सारी फैसिलिटी चेक करके सारे काम करते हुए अर्न कर रहा है तो इट विल बी परमानेंट एफटीएस। ठीक है सर? क्वेश्चन आता है सर 115A में रेट क्या है एफटीएस का? 10% है, उसमें सरचार्ज भी लगेगा। और मान लीजिए अगर वो पी से मतलब अगर इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ रिलेटेड है तो टैक्सेशन उसका नेट बेसिस। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। 115A में जो 10% का रेट है वो ग्रॉस बेसिस पे है। जो फुट ये बात करता है टैक्स उस पे लगेगा 40% का सरचार्ज जो भी फॉरेन कंपनी का लगता है, बट सर वो कटेगा नेट बेसिस पे, मतलब जो इनकम माइनस खर्चा। एक मैंने आपको समझा दिया। अब एफटीएस क्लॉज अगर एंटिटी में ना हो, जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको सर ये बांग्लादेश, ब्राजील, ग्रीस, लीबिया, मॉरिशस और यूएई में सर एफटीएस आर्टिकल है ही नहीं। तो ऐसे केस में सर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा एज बिजनेस इनकम, क्योंकि इंडिया में पी नहीं है या इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है, इसलिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब क्वेश्चन ही आता सर, जैसे मैंने आपको बताया कि सर अगर आप एक्ट में अमेंडमेंट कर देंगे वो
आएगी। तो हुआ क्या, इन्होंने सेक्शन 9(2) में एक एक्सप्रेशन डाल दी। उन्होंने बोला भैया सर्विस अगर इंडिया में नहीं है, आपने रेंडर करी है, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो ऐसे केस में हो ना हो तब भी टैक्सेशन बनेगा एज पर दैट। और ये एक्सप्लेनेशन आप सर ट्रीटी में नहीं पढ़ेंगे। बट आई वांट टू से वन कैन इजीली आर्ग्यू कि सर्विस अगर आपने इंडिया में एंटर नहीं करी है, तो ऐसे केस में एज पर द एक्ट तो लायबिलिटी बन जाएगी और एज पर टीटी लायबिलिटी नहीं आ पाएगी। अब एमएफएन क्लॉज किसे कहते हैं वो समझने सर। मोस्ट होता है सर प्रोटोकॉल में लिखा होता है। और एमएफएन में क्या होता है सर, मान लीजिए एज टू रेट, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं आपको, सुनील जी जर्मनी है। सुनील जी ने बोला नितिन मुझे तेरे साथ ट्रीटी साइन करनी है, राइट, एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने सर आपने ट्रीटी साइन करनी है, एक काम करो सर, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे और रॉयल्टी पे 15% रेट और डिविडेंड इंटरेस्ट पे सर 20% रेट। उन्होंने बोला तो मैं क्या रखूंगा, मैंने सर ट्रीटी साइन करनी करो वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनील जी के जर्मनी में प्रेशर था कि दे वांट टू कम टू इंडिया और टीटी होना एक बेनिफिट बात है। तो इन्होंने बोला, सुनील जी बोला ठीक है नितिन, ठीक है मैं जैसे, बट मेरे साइन करने के बाद अगर आपने किसी और कंट्री के साथ या तो स्कोप या फिर रेट अगर कम लिखा तो मैं वो पढ़ूंगा। जैसे एग्जांपल करता हूं, मैंने मान लीजिए सुनील जी के बाद सर हरीश मेहरा की साइन करी, जहां पे मैंने बोला सॉफ्टवेयर रॉयल्टी नहीं है, इक्विपमेंट रॉयल्टी नहीं है, या फिर मान लीजिए सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस से मैनेजरियल सर्विस है ही नहीं, उसमें है ही नहीं, या फिर रेट मैंने यहाँ पे 15% किया था, रेट मैंने 10% कर दिया। ऐसे केस में ये हरीश मेहरा जी वाली रेट या स्कोप पढ़ेंगे। बट टेक माय वर्ड्स सर, आपको एमएफएन में ये पढ़ना पड़ेगा कि एमएफएन क्लॉज में ओईसीडी कंट्री की बात कर रहा है, स्कोप की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है या दोनों की बात कर रहा है, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एक्सेप्शन बता दिया, टी का मैंने बताई दिया आपको। अब क्वेश्चन ये आता है यार एफटीएस और रॉयल्टी में फर्क क्या है, और ये समझने की जरूरत सर हमेशा समझ में आएगी। तो आपको सॉफ्टवेयर जब मैं समझाऊंगा रॉयल्टी के अंदर आपको समझ में आएगा। सर सॉफ्टवेयर जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं सर, क्या एसेट पहले था या नहीं था? अगर एसेट पहले था तो सर रॉयल्टी हो सकता है, एफटीएस नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल लेता हूं, पंकज नारंग साहब ने बोला नितिन मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दे और उस सॉफ्टवेयर में ये चीजें होनी चाहिए, ये मुझे बताते रहे, मैं सॉफ्टवेयर बनाता रहा। अब मेरा सॉफ्टवेयर हो गया तो पंकज नारंग जी ने मेरे को पेमेंट करी है, सर्विस होगी। Whereas, जब मेरा सॉफ्टवेयर बन गया, अब मैंने इसे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। मैंने गुप्ता जी को दे दिया, सुनील गुप्ता जी को दे दिया, हरीश मेहरा जी को दे दिया, पंकज महाजन जी को दे दिया, वरुण कुमार जी को दे दिया, सपना मैडम को दे दिया, इन सबको मैंने इनको दे दिया और इनको एक एक करके एक एक एक्सेस बांट दिया। तो ऐसे केस में ये रॉयल्टी है। आर यू गेटिंग पॉइंट? जब मेरे पास कोई एसेट था, जब मेरे पास एसेट था और उसको मैंने रोक लिया, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, जब एसेट था, जब मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूं तो रॉयल्टी बनेगा। जब एसेट नहीं था तो वो रॉयल्टी नहीं है, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब क्वेश्चन उठता है सर मुझे जानने की जरूरत क्या है, 115 में रेट तो सेम ही है जिसे मैंने आपको बताया। सर किसी आर्टिकल में फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का आर्टिकल होता ही नहीं है, जैसे आपको दिखाया। किसी आर्टिकल में क्या होता है सर, टीटी के अंदर होता है, टीटी रॉयल्टी के लिए लिखा होता है 10% रेट और एफटीएस के लिए होता है 15%, कई बार वाइस वर्सा भी होता है। दूसरी बात सर, जब बेंचमार्किंग की बात करो, ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करो, सर हर जगह बेंचमार्किंग फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए अलग होती है, रॉयल्टी के लिए अलग होती है। तो इसलिए आपको डिफरेंस समझना जरूरी है कि कब ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बनेगा, कब ये रॉयल्टी बनेगा। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। मैं आपको चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जहां पे रॉयल्टी नहीं बन पाएगा, बस सर्विस बन जाएगी। बस सर्विस बनने के साथ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस भी बननी जरूरी है। मैं क्लियर हूं आपको सर? तभी टैक्सेबल होगा, राइट? तो ऐसे केस में वी शुड नो कि भैया ये कब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बन रही है, कब ये रॉयल्टी बन रही है। अब रिटर्न का फाइल करनी है। अगर आप एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं सर, रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अब अमेंडमेंट भी आ चुकी है। बट मान लीजिए अगर आप बेनिफिट उठाने DWA का, तो ऐसे केस में सर आपको ये रिटर्न कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे मैंने आपको बताया दिस आर डिफरेंट बिटवीन प्रोफेशनल सर्विस एंड कंसल्टेंसी। अब मान लीजिए प्रोफेशनल सर्विस लिख ली, मैंने आईएसओ का सर्टिफिकेशन करा लिया। अब ऐसे केस के अंदर सर वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस तो है नहीं। एक पंकज नारायण की कंपनी थी, उसने आईएसओ का सर्टिफिकेशन करा दिया, तो ऐसे केस में प्रोफेशनल सर्विस या कंसल्टेंसी में आई नहीं, तो मैंने भाई मैं एफटीएस से टीडीएस तो काटूंगा नहीं। तो ऐसे केस में टैक्स कैसे काटूंगा सर? ऐसे केस में मैं देखूंगा आईपीएस, इंडिपेंडेंट पर्सन सर्विस। और आईपीएस में आपको ये देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये सर्विस सर वहां पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, पर्सन में सारे हो सकते हैं, वेयरएज सर इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है या फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल हो सकती है। तो अगर ये इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल है तो आईपीएस होगा। तो आईपीएस के केस में
सर अगर फिक्स बेस या फिर पी इंडिया में नहीं हुआ टैक्सेशन नहीं हो पाएगा। मैं क्यों आपको सर, अगर आईसीओ सर्टिफिकेशन के लिए की फर्म आई, मेरे यहाँ काम करके चली गई चाहे 10 दिन, और पी की डेफिनेशन कवर नहीं हुई, सर टैक्सेशन नहीं हो पाएगा। मैं क्यों आपको सर, क्योंकि अगर मान लो पी की बात करते हैं, मोटा मोटा 6 महीने का टाइम पीरियड होना जरूरी है। मैं क्यों आपको सर, राइट, ऐसे केस में टैक्सेशन नहीं हो पाएगा। लेट्स कम टू रॉयल्टी नाउ। जब रॉयल्टी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया अगर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट रॉयल्टी है, से मान लीजिए मैंने कोई आपको साइंटिफिक इक्विपमेंट दिया या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट दिया, तो ऐसे केस में आपका टीडीएस सर 194 में काटेंगे या 194 में काटेंगे? क्योंकि 194 में रेट है 2%, 10%। अब क्या करोगे सर? राइट टू अप्रिशिएट सर लॉ। सही समझिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ सर। अगर मान लीजिए इम्पार्टिंग ऑफ, थर्ड देखिए सर, इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, और चौथा क्या बोल रहा है, यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रेफर्ड इन सेक्शन 44 बीबी। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर कोई इंडस्ट्रियल सर, कोई कमर्शियल इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट होगा, सर 194 जे में कवर होगा, 194 आई में कवर नहीं हुआ। क्यों सर? ये स्पेशल लॉ है और वो जनरल है कि कोई भी प्लांट या इक्विपमेंट, आर यू गेटिंग पॉइंट? तो अगर कोई इंडस्ट्रियल की डेफिनेशन में आ गया, कमर्शियल की डेफिनेशन में आ गया और साइंटिफिक डेफिनेशन में आ गया, तो आप सर रेजिडेंट ले ले चार्जर। 194 जे में टीडीएस काटेंगे, 194 आई में टीडीएस नहीं काटेंगे। नकली चार्जर चार्ज ही नहीं करता। पंकज भैया, पंकज भैया इसे जियो का दे रहा है, जियो का। पंकज भैया म्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। राइट नाउ, अब क्वेश्चन आता है सर रॉयल्टी की। जब हम बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। पहला सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर केस में सर मैं ट्रीटी वीजा बेस आपको एक बता देता हूं। पहली बात सर, जब सॉफ्टवेयर आप परचेज करेंगे, शिंग रैप सॉफ्टवेयर, मतलब आपने सॉफ्टवेयर लिया, आपने कोई चेंजेस नहीं मांगे उससे, उसने बोला भाई कोई चेंजेस नहीं करने, आपने टेली का सॉफ्टवेयर बाहर से परचेज कर लिया, तो ऐसे केस में सर एक्ट में हमेशा सर टैक्सेबिलिटी बनेगी। दो, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सर, देयर वाज एरिक्सन केस, अब नोकिया का केस आ चुका है दिल्ली हाई कोर्ट का, बट सर यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ राइट्स की बात करता है। सैमसंग का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। दो, मेरा मानना है कि सर अगर आप कोई बुक लेते हो और सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो बुक मान लीजिए मैंने कोई परचेज करी तो वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में आता, बट सर रिस्क मत ले। मैंने आपको बताया 201 और 161 के केसेस जो बता रहा हूं आपको, जहां पे वो आपको पे की डेफिनेशन में लेके आ सकता है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बना सकता है। तो इस केस में हमेशा मैं एडवाइस करता हूं, अगर आपके पास टीआरसी नहीं है तो ऐसे केस में सर टीडीएस काटे। बट मान लीजिए अगर आपके पास टीआरसी है और टीटी पढ़ सकते हैं, तो टीटी में लिखा होता है यूज और राइट टू यूज। जब यूज और राइट टू यूज लिखा होता है तो उस केस में क्या होता है सर, यूज और राइट टू यूज का मतलब समझ लें पहले तो सर यूज और राइट टू यूज का मतलब ये होता है, क्या वो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने दिया है, क्या उसकी मैं और बहुत सारी कॉपीज बना के सर क्या मैं मार्केट में बेच सकता हूं? द आंसर इज यस सर, ये रॉयल्टी बनेगा। और 99.99% अगर 110% आंसर होता है, आंसर इज नो, आई कांट मेक कॉपीज ऑफ दैट, तो रॉयल्टी नहीं है। दूसरा, क्या मैं वो सोर्स कोड से नया कोई सॉफ्टवेयर बना सकता हूं? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में एज पर टीटी नहीं आएगा। व्हाट आई वांट टू से, सर जब भी कोई सॉफ्टवेयर परचेज करें बाहर से, टीआरसी लें और टीआरसी लेके सर टीटी पढ़ने की कोशिश करें। प्लस अब बात करते हैं सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। जैसे मैंने बताया आपको, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हो, एफटीएस हो सकता है क्योंकि एसेट नहीं था, रॉयल्टी नहीं हो पाएगा। अब व्हाट अबाउट एएमसी? अब एनुअल मेंटेनेंस की बात करते हो, एनुअल मेंटेनेंस के अंदर जो सॉफ्टवेयर की देते हो, एनुअल मेंटेनेंस की देते हो सर, अगर आप एक्ट की बात करते हो सर, ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में आएगा। बट जब आप टीटी पढ़ोगे, क्योंकि इट इज मेंट फॉर लिंक टू रॉयल्टी, व्हाट आई वांट टू से कि मेरे को एंजॉयमेंट ऑफ रॉयल्टी करनी है, तो इसलिए ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में आएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो जब आप टीटी पढ़ेंगे तो रॉयल्टी की डेफिनेशन में आएगा, जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट की डेफिनेशन में, तो एफटीएस के 917 में कवर होगा। अब आता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब जैसे ये मेरा एप्पल का फोन या फिर आपका कोई लैपटॉप, तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कोई एप्पल का आपने लैपटॉप ले लिया, तो टारगेट क्या है आपका सर, वो सॉफ्टवेयर को यूज करना या लैपटॉप को यूज करना? तो व्हाट इज द डोमिनेंट टेस्ट? तो डोमिनेंट टेस्ट, अगर आपको सर ये प्रोडक्ट एंजॉय करना है, मुझे जैसे अपना मोबाइल एंजॉय करना है, तो इसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर डला हुआ है तो वो प्रोडक्ट का पार्ट है। बट मान लीजिए जहां पे सर आपका टारगेट क्या है, आपको वो सॉफ्टवेयर को एंजॉय करना है,
तो उन्होंने कोई प्रोडक्ट लगा दिया साथ के साथ जिसमें आप देख के पढ़ लोगे, क्योंकि इंटेंजिबल को वैसे तो देख नहीं सकते आप। तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टेस्ट। अगर प्रीडोमिनेंट टेस्ट ये है कि भैया आपको प्रोडक्ट एंजॉय करना है तो सर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, सर रॉयल्टी नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट है। बट मान लीजिए जहां पे आपको सॉफ्टवेयर कॉल करना है तो वो सॉफ्टवेयर की दोनों चीजें कि सर यूज और राइट टू यूज और उसके अंदर ट्रांसफर ऑल राइट्स। अगला क्वेश्चन सर, कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, इक्विपमेंट रॉयल्टी की बात करूं मैं, वहां पे क्वेश्चन ये आता है कि यार इक्विपमेंट ऑफ रॉयल्टी है ये, सॉरी इक्विपमेंट है या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस है। लेट मी गिव एन एग्जांपल कि ये डेफिनेशन प्रोविजन ऑफ सर्विस में आएगा या फिर इक्विपमेंट में आएगा कि लेटिंग ऑफ इक्विपमेंट है। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि मान लीजिए आपने कोई कार मंगाई, जैसे आपने कार लीज पे ले ली। जब आप कार लीज पे लेते हो तो क्या होता है सर, कार जब आप लीज पे लेते हो तो क्या होता है सर, कार आपकी मर्जी है, पड़ी तो पड़ी है, खड़ी तो खड़ी है, जहां मर्जी ले जाओ, कहीं पे रोक नहीं है, चाहे पहाड़ी वाले रास्ते पे ले आओ, चाहे उखड़ खाबड़ पे ले आओ, चाहे प्लेन रास्ते पे लेके आओ, चाहे आप सर समुद्र के पास ले जाओ, चाहे आप पहाड़ी पे ले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है सर लीज पे ले लिया आपने लीज रेंटल पे करना है, दैट्स ऑल। तो दिस इज राइट टू यूज। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये इक्विपमेंट को यूज कर रहे हो, आप कार को यूज कर रहे हो। बट अगर आपने बोला, कैब वाले को बोला भाई साहब मुझे यहाँ तक श्रीनगर छोड़ाओ, श्रीनगर के बाद मुझे गुड़गांव चले जाना, गुड़गांव के बाद मेरे को वापसी यहाँ पे लेके आना है, तो इट इज ओनली अ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो जहां पे प्रोविजन ऑफ सर्विस होगी तो वहां पे रॉयल्टी नहीं हो पाएगा, वहां पे फीस पर टेक्निकल सर्विस होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है एफटीएस की डेफिनेशन में आ रहा है नहीं आ रहा, बट इट इज ओनली प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा आप जो एसेट है वो किसके कंट्रोल में है, क्या एसेट आपके कंट्रोल में है या नहीं, यस और नो। अगर एसेट आपके कंट्रोल में है या फिर आपके डिस्पोजल पे है तो ऐसे केस में सर इट विल बी रॉयल्टी, अगर इट इज नॉट देन इट विल नॉट बी रॉयल्टी। दो सर इन्होंने अब डेफिनेशन चेंज कर दी है, मैं आपको दिखा देता हूं आपको कि उन्होंने क्या किया है। इन्होंने क्या बोला, एक्सप्रेशन 5 डाल दी है, हमें क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ कंट्रोल ऑफ सच राइट पेयर के पास है या नहीं मैटर नहीं करता, सच राइट ऑफ प्रॉपर्टी यूज लेटली विद द पेयर है नहीं, लोकेशन कहां पड़ी है। अब ये तीनों अगर कोई ऐसी कोई चीज प्रॉपर्टी अगर आपके हाथ में है भी नहीं, इसका एग्जांपल ये समझाता हूं। मान लीजिए कई बार आप देखते हो सर आप सर्वर में स्पेस लेते हो, जब सर्वर में स्पेस लोगे क्योंकि इन्होंने पोजीशन और कंट्रोल की बात हटा दी एक्सप्रेशन 5 की वजह से, तो इस वजह से एक्ट में तो टैक्सेबिलिटी बन पाएगी कि सर्वर स्पेस लेने का मतलब ये है कि आप उसके सर्वर को यूज कर रहे हो। सर्वर नॉर्मली लोकेट होता है सिंगापुर या यूएसए में, बट जब आप टीटी पढ़ोगे, टीआरसी के साथ टीटी पढ़ोगे तो वहां पे सर पोजीशन और कंट्रोल देखना पड़ेगा। सर ये एक्सप्लेनेशन वो वाली डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकती है, मैं क्लियर हूं आपको सर। तो ऐसे केस में सर आप बोलोगे भैया मैं टीआरसी लूंगा और ऐसे केस में इक्विपमेंट रॉयल्टी का डेफिनेशन में पढ़ूंगा, तो ऐसे केस में सर ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, राइट सर। अब कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है सर आउटराइट सेल में और सर जब हम रॉयल्टी में फर्क क्या है सर। आउटराइट सेल का मतलब ये है कि अगर वो सॉफ्टवेयर ऐसा है सुनील जी ने बनाया और सॉफ्टवेयर मेरे को दे दिया, बोले सब कुछ तेरा, अब मेरे पास कोई राइट नहीं है, तो इसका मतलब सर कैपिटल गेन आएगा या बिजनेस इनकम आएगी, सर टैक्सेशन नहीं हो पाएगा एज टू रॉयल्टी। बट सुनील जी ने राइट तो अपने पास रखा, उन्होंने बोला इंडिया के लिए राइट तेरे पास है, इंडिया में तेरे अलावा कोई नहीं सर इसको एक्सप्लॉइट कर सकता। तो ऐसे केस में सर ये प्रॉपर्टी अगेन सुनील जी की है, मेरे को सिर्फ सब लाइसेंस मिला है या लाइसेंस मिला है कि सब लाइसेंस कर दे आगे, तो ऐसे केस में रॉयल्टी की डेफिनेशन में आएगा। क्लियर हूं आपको सर? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा जब सिंगापुर की बात करते हैं, कुछ बात करते हैं कि भैया ये सब लाइसेंस है या लाइसेंस है या आउटराइट परचेज है, राइट सर। तो इसका मतलब कैपिटल गेन या फिर कोई चीज अगर आउटराइट सेल है तो इसमें कवर नहीं होती। नाउ लेट अस कम टू टीआरसी आई बिलीव। अच्छा एक क्वेश्चन रह जाएगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा आपसे, हाँ एक आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया ये सारे बेसर मेन फ्रेम मैंने सब एग्जांपल में कवर कर दिए, टीआरसी, हाँ टीआरसी रह गया। सर एक एग्जांपल रह गया रॉयल्टी के अंदर, मान लीजिए कई बार आपकी क्लाइंट पेमेंट करते हैं लिंक्डइन प्रीमियम के लिए या Naukri.com के लिए, या फिर आप कभी पेमेंट करते हो किसी ऑनलाइन डाटाबेस के लिए, तो इस केस में कई बार दिक्कत आती है यार क्या ये रॉयल्टी है या नहीं। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, जब भी ऑनलाइन डाटाबेस की बात करें या किसी की बात करें प्लीज चेक करें क्या सर वो डाटाबेस जो क्रिएट किया है वो क्या पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी या नहीं थी। व्हाट आई वांट टू से, जैसे मान लीजिए कोविड-19 चल रहा है, अभी आज चल ही रहा है, आपको पता है सर एक व्यक्ति ने क्या किया, कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो पब्लिक डोमेन में थी सबको इकट्ठे करी और एक से मान लीजिए एक पर्टिकुलर डाटाबेस में डाल दिया और उसको बोल दिया आप यूज कर ले। तो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन डाटाबेस में उसने कोलेक्ट की है सर वो रॉयल्टी नहीं हो सकता, दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। बट मान लीजिए उसने कोई रिसर्च करी और वो रिसर्च करके आपको बोल रहा है आप यूज कर सकते हो उसे, जैसे सर आपका लिंक्डइन प्रीमियम करता है,
या फिर आपका naukri.com करता है। वो क्या करता है naukri.com? सर मुझे बोलता है, सुनील जी को बोलता है, सर आप अपना ये भी ठीक करें, अपने प्रोफाइल में ये भी ठीक करें, ये भी ठीक करें, सो दैट प्रोफाइल लोग ज्यादा से ज्यादा देख पाए। आर यू गेटिंग पॉइंट? आप इस तरह की चीजों को यूज करते हो जो चीज सर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में सर वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में आएगा। फिर आपको सर, अब मैंने एक क्वेश्चन आपको बताना भूल गया था, वेब होस्ट। सर मान लो जहां पे आप डोमेन वेब होस्टिंग चार्ज ले रहे हो, तो मैंने आपको बताया वेब होस्टिंग कहां पे होती है, इट इज ओनली एट सर्वर। तो सर्वर मैंने बता दिया सर एक्ट में टैक्सेबिलिटी बनेगी, जबकि सर ट्रीटी में टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। पर एक दिक्कत आएगी सर डोमेन की। मान लो जो GoDaddy वाला केस है, GoDaddy वाले केस में क्या हुआ सर, ITAT ने बोल दिया GoDaddy में इट्स मोर रिलेटेड टू ट्रेडमार्क, तो ऐसी वजह से सर GoDaddy में रॉयल्टी बनेगा। बट टू माय माइंड दैट जजमेंट इज रॉन्ग। मेरे हिसाब से विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, दैट इज रॉन्ग। दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया होगा और दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीत जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे ट्रेडमार्क से रिलेशन कोई नहीं है। इट्स प्योरली अ बिजनेस इनकम, सर रॉयल्टी के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। नाउ लेट अस कम टू TRC। सर कभी भी मेरे को ट्रीटी पढ़नी है तो TRC लेना जरूरी है, ये हर बंदा बोलता है। ये समझिए पहले TRC है क्या। सर TRC इज अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया, whereas it is older concept in other countries। तो पहली बार 2012 में आया ये TRC का कंसेप्ट। तो TRC कंसेप्ट 2012 में आया, तो हुआ क्या सर, 2012 में उन्होंने बोला, इंडिया ने बोला मेरा ये मैंडेट है, आप अपनी अपनी कंट्री को बोले इस मैंडेट के हिसाब से TRC दे दे। तो करीबन 1 साल लग गया इनको समझने में कि सर ये मैंडेट तो आपका है, स्पेन गवर्नमेंट, जर्मनी गवर्नमेंट आपके मैंडेट के हिसाब से TRC क्यों देगा। तो ऐसे केस में इन्होंने बोला 2013 में इन्होंने बोला 6 चीजें, स्टेटस, पैन नंबर, नेशनैलिटी, टैक्स पेड, टैक्स रिटेशन नंबर, पीरियड और एड्रेस। ये 6 चीजें अगर आपकी TRC में है तो ठीक, बट अगर इनमें से मान लो 3 चीजें नहीं है, मान लो पैन नंबर ऑफिस बात नहीं होगा, से मान लीजिए एड्रेस नहीं लिखा हुआ, तो एड्रेस जो चीज नहीं लिखी हुई है तो उस केस में क्या होगा सर, उसको 10F में देंगे। और प्लीज अप्रिशिएट सर, जो चीज TRC में दी हुई है उसके लिए प्रूफ नहीं चाहिए। तो जो आप 10F में डिक्लेरेशन दे रहे हैं, जैसे मान लो पैन नंबर नहीं लिखा हुआ या एड्रेस नहीं लिखा हुआ, तो आपको उसका प्रूफ साथ के साथ लगाना पड़ेगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? आई एम क्लियर विद द सब्जेक्ट, राइट सर? तो सर जब आप TRC के साथ ये 10F पूरा करके देंगे तो प्रॉपर TRC होगा, उसके बाद आप ट्रीटी पढ़ पाएंगे, उसके अलावा ट्रीटी नहीं पढ़ पाएंगे। अब कई बार क्वेश्चन ही आता है, सब कुछ ठीक है, ये पीरियड क्यों लिख दिया? तो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। हमारे यहाँ सर फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। सर अगर मैं सिंगापुर की बात करूं, मैं बात करूं कनाडा की बात करूं, मैं बात करूं USA की बात करूं, वहां पे सर फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। वेराज अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करूं, वहां पे 1 जुलाई से लेकर 30 जून। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मान लीजिए मैंने बिल नवंबर में दिया, उन्होंने बिल मुझे नवंबर में दिया, मैं पेमेंट फरवरी में कर रहा हूं, या फिर मैंने एक बिल उनका नवंबर में आया, एक बिल फरवरी में आया, तो मेरे लिए तो एक ही साल है इंडिया के लिए, पर उनके लिए 2-2 साल है। वैसे केस में 2-2 मुझे TRC चाहिए होंगे। अब क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है सर, TRC क्या 2 कंट्री द्वारा इशू किया जा सकता है? तो हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप ऑलरेडी इंडिया में भी हो गया, से मान लीजिए कंपनी यूके में इनकॉर्पोरेटेड थी और उसका पोयम इंडिया में था, और उसका पोयम सर ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, उसका पोयम साउथ अफ्रीका में भी हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर सर TRC 3-4 कंट्री इशू कर देंगे। और हुआ क्या, जब हम सारी कंट्री के साथ पढ़ेंगे सर TRC एक बचेगा पीरियड के लिए। एक कंट्री में ही टैक्स रेजिडेंट हो सकती है, एक कंपनी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक कंट्री में रेजिडेंट होती है, कांट बी रेजिडेंट ऑफ 2 कंट्रीज। नाउ अब TRC ऑफ विच विल बी टेकन, क्रेडिट और पेड? सर क्वेश्चन ही उठता है, मान लीजिए कोई नवंबर में बिल रेज किया और पेमेंट मान लो फरवरी में की से सिंगापुर, तो ऐसे केस में क्वेश्चन ही उठता है मेरे को TRC कब का चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए सर ऑल ओवर इंडिया में टैक्सेशन कैसे होता है वो समझ लें सर पहले। सर हमारे यहाँ जैसे क्या है सर, रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन है और वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेशन होता है, सो कॉल्ड वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेशन। दो मैं इस बात को मानता नहीं, मेरा मानना है कि कुछ ऐसी इनकम भी है जो टैक्स नहीं हो सकती ROR के केस में। अगर वो टाइम मिलेगा तो आज पढ़ पाएंगे, शायद मिल नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट ही लेफ्ट है, तो वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेशन होती है। सर हांगकांग में सर जो आपने TT साइन की थी वो 2018 में साइन की थी और ये नोटिफाई हुई थी 2019 से। तो ऐसे केस के अंदर 2019 में साइन हुई थी, तो उसके बावजूद भी 2018 से पहले आप देखोगे आपके बहुत सारे क्लाइंट हांगकांग में कंपनी बनाते थे। सर क्यों? और TT ना होना सर बहुत अच्छी बात नहीं है, इट इज नॉन बेनिफिशियल, फिर भी लोग बनाते थे, ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन ये था सर उस कंट्री में सर टेरिटोरियल बेस ऑफ टैक्सेशन है। टेरिटोरियल बेस ऑफ टैक्सेशन क्या कहते हैं? सर मान लीजिए ये एरिया हांगकांग है, मैं मान लीजिए हरीश मेहरा जी के साथ बिजनेस कर रहा हूं। सर ऐसे केस में जब मैं मेहरा साहब के साथ बिजनेस कर रहा हूं हांगकांग में ही,
तो वो इनकम टैक्सेशन होगी एज टू सोर्स एज टू रेजिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लीजिए मैं कोई बिजनेस हांगकांग कंट्री से बाहर करता हूं और वहां से कोई प्रॉफिट कमाता हूं, तो वो हांगकांग में टैक्सेबल नहीं होता। इसका मतलब जो इनकम मैं हांगकांग में कमाऊंगा वो तो टैक्सेशन होगी, पर जो मैं हांगकांग के बाहर से कमाऊंगा वो टैक्सेशन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल बेस ऑफ टैक्सेशन। अब लेट अस टॉक अबाउट सिंगापुर। सिंगापुर इज सेम एज हांगकांग, बट एक थोड़ा सा फर्क है। उसमें क्या होता है सर कि जो मैं काम सिंगापुर में कर रहा हूं वो टैक्स होगा, मैं टैक्स दूंगा। बट मान लो कोई बिजनेस ऐसा है मैं सिंगापुर से बाहर करता हूं और अगर वो रेमिटेंस सिंगापुर ले आया तो वो इनकम टैक्सेबल होगी सिंगापुर में। बट वो रेमिटेंस मान लीजिए मैं मॉरिशस छोड़ दी या फिर मैं नीदरलैंड छोड़ दी, तो ऐसे केस में उस इनकम की टैक्सेशन नहीं होता। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड टेरिटोरियल बेस्ड टैक्सेशन। इसीलिए सर जब भी इंडिया सिंगापुर टीटी पढ़ते हैं आप, सर आर्टिकल 23 ध्यान रखें। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? एंटी मॉनेटरी मेजर है। वो बोलता है अगर पैसे सिंगापुर नहीं जा रहे हैं तो इस टीटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। सर ऐसा क्यों? इंडिया बोल रहा है ना तो तू टैक्स लेगा ना मुझे टैक्स लेने देगा। तो अगर तो पैसे सिंगापुर जा रहे हैं तो इंडिया सिंगापुर टीटी पढ़ेंगे आप। अगर पैसे कहीं और जा रहे हैं तो ऐसे केस में इंडिया सिंगापुर टीटी आप नहीं पढ़ेंगे। मैं ठीक हूं सर। अब क्वेश्चन ही उठता है कि भाई मुझे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया सर, बिल आपने नवंबर में रेज किया, मैंने पेमेंट की फरवरी में, तो मुझे भाई टीआरसी कब का चाहिए? सर थंब रूल ये ले लीजिए, सर मुझे टीआरसी चाहिए जब टीडीएस काटना है। तो टीआरसी कब कटता है? नॉर्मली क्रेडिट पे। बट सर जब आप टीटी पढ़ते हैं, टीआरसी के थ्रू टीटी पढ़ते हैं, तो होता क्या है सर, मोर देन 50% टीटी इंक्लूडिंग सिंगापुर क्या लिखा होता है? क्या बोलता है? मैं रॉयल्टी पढ़ के बता रहा हूं। बोलता है रॉयल्टी अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड पेड टू द रेजिडेंट ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल बी टैक्सेबल इन रेजिडेंट स्टेट। मतलब नॉट ओनली अराइजिंग पर पेड ऑल्सो। और जब सोर्स कंट्री है इंडिया के लिए क्या बोलता है? हाउएवर सच रॉयल्टीज, मतलब सच रॉयल्टी कौन सी? नॉट ओनली अराइज बट पेड ऑल्सो। इसका मतलब टीडीएस की लायबिलिटी कब आएगी सर? सब पेड बेसिस पे। आप क्रेडिट बेस पे टीडीएस नहीं काटेंगे। तो इसका मतलब होगा अगर उसने टीआरसी दे दिया और टीटी पड़ रहा है, तो सर जो क्रेडिट टाइम पे वो टीडीएस काटने नहीं देगा आपको। और पेड बेसिस पे उसको टीआरसी दोबारा से देना पड़ेगा। वो ये भी चेक करेगा कि भैया पहली बात आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो या नहीं हो, वो टीआरसी तभी दोगे। प्लस सर क्या वो पेमेंट सिंगापुर ना जाके सर आपकी से मॉरिशियस या नीदरलैंड तो नहीं जा रही? मैं क्लियर हूं आपको? अगर पेमेंट कहीं और जा रही है तो टीटी नहीं पड़ेंगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है सर कि ये टीआरसी अगर मान लीजिए डिफरेंट लैंग्वेज में होगा तो क्या करूंगा मैं, राइट? या फिर मैं इसी पहले वाले क्वेश्चन में रहता हूं, वो क्वेश्चन में आता है अगर टीआरसी में पहले काट दूंगा तो क्या होगा? तो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सर मैंने आपको बताया सर उनका फाइनेंशियल ईयर क्या है? जनवरी से लेकर दिसंबर। तो ऐसे केस में उनका टीडीएस कब कटना चाहिए था? जनवरी से लेकर दिसंबर का। उनको क्रेडिट का मिलना चाहिए था अगले साल। और आर्टिकल 23 बोलता है सर टीडीएस वही काटोगे जो कटेगा एज पर द टर्म्स ऑफ द टीटी। मेरी टर्म्स क्या मिल रहा है? नॉट ओनली अराइज बट पेड ऑल्सो। तो दोनों कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए, इसलिए टीडीएस की लायबिलिटी पेड बेसिस पे आएगी। तो सही महीने में वो टीडीएस आपको पहले काटने नहीं देगा। नितिन जी जी सर। ऐसा है, अभिषेक जी आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। उसके बाद में आप 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लीजिएगा, तब उनको सर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। नहीं, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर भी ले लेने अभी। वही मैं 2 मिनट में तभी खत्म कर रहा हूं। हाँ जी, ओके ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सर कई बार आपके दिमाग में आता है सर टीआरसी डिफरेंट लैंग्वेज में तो क्या करेंगे सर? मान लीजिए इजिप्टियन लैंग्वेज में है सर। देखिए मेरे को तो आदत हो गई है क्योंकि हम 15 काफी शो करते हैं, मेरा काम हम इंटरनेट में काफी काम करते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या लिखा हो। तो एक तरीका तो ये गूगल में चेक करें, उससे पता लग जाता है। तो कई बार आप बंदा कहता है यार हमको रिस्क लेना कि आज की डेट में 271 जी की बहुत झगड़ा है, इस सब का बहुत झगड़ा है, तो मैं झगड़ा नहीं लेना चाहता और वो क्लाइंट भी ठीक ठाक पेमेंट कर रहा है तो मैं झगड़ा भी क्यों लूं? वो कहता भाई पूरा चेक करके दो, खत्म। तो ऐसे केस में हमेशा ये ध्यान रखें कि सर आज आप कोई फॉरेन डायरेक्टर्स की कंपनी कैसे बनाते हैं, तो उस पेपर में जब पेपर लेते हैं तो क्या देखते हैं? पहले ये चेक करें कि सामने वाली कंपनी क्या कॉमनवेल्थ कंट्री है या कुछ और कंट्री है। कॉमनवेल्थ कैसे पता लगेगा? जो कंट्री कॉमनवेल्थ गेम्स खेलती है। हमारे इंडिया के सर सबसे ज्यादा गोल्ड कहां पे आते हैं? कॉमनवेल्थ में। तो जो कंट्री कॉमनवेल्थ गेम्स खेलती है तो कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो वहां से डॉक्यूमेंट आएंगे नोटरी पब्लिक, ट्रांसलेट हो गए नोटरी पब्लिक, राइट? अगर मान लीजिए सामने वाली कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है पर उसने हेग कन्वेंशन या यहाँ अपोस्टाइल कन्वेंशन साइन कर रखी है, तो ऐसे केस में सर अपोस्टाइल। अगर सामने वाली कंट्री ने हेग कन्वेंशन साइन की है, ना अपोस्टाइल कन्वेंशन साइन करी है, ना उसने साइन करी है आपकी सर आपका कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो ऐसे केस में वहां के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ठप्पा और प्लस इंडियन कॉन्सुलेट से ठप्पा। तो ऐसे केस में वो डॉक्यूमेंट जाके लीगलाइज होगा। और आज के बाद आप जब भी किसी फॉरेन क्लाइंट से डिस्कस करेंगे हमेशा बोलेंगे सर मुझे डॉक्यूमेंट लीगलाइज करके दे दीजिए। जब आप बोलेंगे वर्ड लीगलाइज करके दे दें तो ऐसे केस में आप देखेंगे सामने वाले जो सामने वाले जो व्यक्ति है उसे पता है
उसके यहाँ पे वर्ड जो डॉक्यूमेंट लीगलाइज कैसे हो सकते हैं। अब एक बात देख के बात खत्म करके मैं वाणी को विराम दूंगा। सर एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ट्रांसलेशन सर्विस। मान लो आपने कोई रिकॉर्ड ट्रांसलेट करा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो सर ट्रांसलेशन के लिए आप प्लीज अप्रिशिएट करें। सर ट्रांसलेशन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल सर्विस नहीं है, राइट? तो ऐसे केस में फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में काउंट नहीं होगा। अब इशू रहेगा 15C 15CB, जो मैं कल MLI कवर करूंगा, उसके साथ 15CA 15CB भी कवर करूंगा। सर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, द हाउस इज ओपन। सर किसी को कोई भी यहाँ पे चैट में क्वेश्चन आ रहे हैं? ऐसा है, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, वहीं से आप पढ़ के रिप्लाई दे दीजिए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है, चैट बॉक्स से देख लीजिए। हाँ जी, ठीक है सर। क्योंकि सर, ऐसे क्या होगा, ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे बोलना शुरू हो जाएंगे ना, दिक्कत ठीक है, आएगी। ठीक है। सर श्रेया सिंगल जी का एक क्वेश्चन है, सर वी नो दैट इन यूके पार्टनरशिप इज नॉट टैक्स, rather partners are taxed. So if an Indian entity is liable to take TDS for any payment UK based LLP, in whose hand TDS related UK LLP or partner? श्रेया मैडम, सर श्रेया मैडम का क्वेश्चन क्या है, आप राइट पे अप्रिशिएट कीजिएगा। सर हमारे यहाँ क्या है सर, जो पार्टनरशिप फर्म है, मेरी और गुप्ता जी की अगर पार्टनरशिप फर्म है वो ओपेक है। बिकॉज यूके के अंदर सर, जो यूके के अंदर जो एंटिटी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो वहां पे जो टैक्स होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, मैं और गुप्ता जी यूके फर्म में अगर मान लीजिए पार्टनर है, और गुप्ता जी स्विट्जरलैंड के रेजिडेंट है और मैं जर्मनी का रेजिडेंट हूं, तो ऐसे केस में और हम 50-50% के पार्टनर हैं, और श्रेया मैडम अगर आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं उस यूके फर्म को, तो 50% के लिए आप पढ़ेंगे इंडिया जर्मनी टीटी जो गुप्ता जी वाली है, और मेरे लिए पढ़ेंगे इंडिया स्विट्जरलैंड टीटी। तो 5 लाख के लिए आप पढ़ोगे सर इंडिया जर्मनी टीटी, और 5 लाख के लिए पढ़ेंगे इंडिया सर स्विट्जरलैंड टीटी। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन होता है पार्टनरशिप केस में। ठीक है सर, राइट। सुधीर कुमार अग्रवाल, इस पार्टनरशिप फर्म लायबल टू टैक्स TDS under 195 for business business charges paid to agent Singapore export order payment realization? सर मैंने बताया सर, एजेंट के केस में टैक्सेशन नहीं होगा, मैंने आपको बताया। एग्रीमेंट साफ सुथरा यही लिखें, एग्रीमेंट साफ सुथरा यही लिखें कि भैया गुप्ता जी आपको बिजनेस दिलाएंगे, दुबई बैठे हुए, वो क्लाइंटों से मिलवाएंगे, आप माल सप्लाई करेंगे, माल सप्लाई के बाद गुप्ता जी आपकी हेल्प करेंगे पेमेंट रिकवर करने में, और जैसी पेमेंट की रिकवरी होगी आप उनको पेमेंट दे देंगे। ठीक है सर। उसके बाद एक अनिल कुमार सेतिया जी का क्वेश्चन है, इज ऑब्टेनिंग टीआरसी फ्रॉम पेई मस्ट टू टेक बेनिफिट ऑफ डीटीए? सर एकदम लेना है सर, लेकिन क्या है सर, 2-3 केस लॉज आए हैं, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता था। सर पहली बात तो आप टीआरसी मान लें। सर आप सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर आपको रिलीफ लेना है तो सर आपको टीआरसी मस्ट है। वेयरएज जब हम डीटीए पढ़ते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है, अवॉइडेंस भी है। तो ऐसे केस में 2-4 केस लॉज आए हैं जहां पे उन्होंने बोला कि जहां पे टैक्स अवॉइडेंस की बात हो रही है, राइट, तो ऐसे केस में टीआरसी कंपलसरी नहीं है। पर मैं आपको हमेशा ही बोलूंगा सर, टीआरसी ले तो टीटी पढ़े। अब इज द इंडिविजुअल लायबल टू टैक्स टीडीएस अंडर सेक्शन 195 फॉर लीगल फीस पेड टू एडवोकेट यूएसए इन प्रॉपर्टी टाइटल व्हिच इज आल्सो सिटेड इन यूएसए? सर आपने लीगल फीस पे करी है एडवोकेट को, प्रॉपर्टी जो आपकी प्रॉपर्टी वहीं पे है, तो मैंने कहा इट इज रिलेटेड टू दैट सोर्स ऑफ इनकम। अगर मान लीजिए सोर्स के लिए झगड़ा है, कुछ वैसे झगड़ा पड़ रहा है और आप वो वहां पे सर्विस दे रहे हो, वो कंसल्टिंग सर्विस नहीं है सर, वो केस भी लड़ रहा है तो भी प्रोफेशनल सर्विस है। और प्रोफेशनल सर्विस के केस में क्योंकि उसका कोई फिक्स बेस इंडिया में नहीं है, उन्हें सर्विस इंडिया में प्रोवाइड नहीं करी है, तो आईपीएस में टैक्सेबिलिटी नहीं बन पाएगी, तो टैक्सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। नाउ ये तो एग्जांपल है। सर आंसर तो भैया, सर क्वेश्चन तो इतना ही है मालिक, सर इतना ही है। कोई बात नहीं जी। वैसे ऐसा है नितिन जी, मैंने ना इसको रिकॉर्डिंग भी ऑन की हुई है अपने लैपटॉप में, तो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो जाएगा, बाद में भी अगर किसी मेंबर को चाहिए होगा तो शेयर कर लेंगे। सर एक श्रेया सिंगल का एक और क्वेश्चन है, वो पूछ लेता हूं मैं, वो मैडम ने बोला है एक और क्वेश्चन। हाँ जी प्लीज। श्रेया सिंगल जी ने पूछा, इन कंटिन्यूएशन टू माय क्वेश्चन, वी हैव केस ऑफ लिंक लेटर वेयर फर्म इज एलिजिबल टू इन्वोक टीटी बेनिफिट, व्हाई वी आर सीइंग पार्टनर्स। मैम आप लिंक लेटर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। मैम लिंक लेटर के केस में जो पार्टनर्स थे वो मैडम वही यूके के ही पार्टनर थे। मैंने आपको एग्जांपल थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, मैंने बताया पार्टनर मैं और गुप्ता जी पार्टनर हैं, और उस केस के अंदर सर जर्मनी के रेजिडेंट है, मैं स्विट्जरलैंड का रेजिडेंट हूं। अगर मैं और गुप्ता जी यूके के रेजिडेंट होते तो ऐसे केस में, क्योंकि हम दोनों ओनर है उस फर्म के, और उस फर्म के हम दोनों ही ओनर है, हम दोनों ही रेजिडेंट है यूके के, तो इंडिया यूके टीटी पड़ते। मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंडेड कर दिया कि अगर मान लीजिए वो ट्रांसफर एंटिटी है और यूके में होती है, यूरोप में होती है,
और ऐसे केस में 50% के मालिक मैं हूं, 50% के मालिक गुप्ता जी हैं, तो 50% के लिए आप इंडिया जर्मनी ड्यूटी पड़ेंगे और 50% के लिए इंडिया स्विट्जरलैंड ड्यूटी पड़ेंगे। अब एक शिपिंग चार्जेस पेड टू फॉरेन सप्लायर इंक्लूडिंग परचेज बिल रिक्वायर्ड टीडीएस। तो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट करें सर। शिपिंग के लिए इंडिया में 2 सेक्शन है, एक 44B और एक है सर 172। जो सर 172 बात करता है वो एक्सपोर्ट की बात करता है, गुड्स की बात करता है, ट्राई टू अप्रिशिएट, ठीक है जी, और वो शिप वाइज है। अगर आपको 172 का सर्टिफिकेट मिला है, 172 सर्टिफिकेट मिला है, तो सर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 44B होगा तो 44B के काटने पर, लेकिन टेक माय वर्ड अरोड़ा साहब, अब जितने भी सर्टिफिकेट आ रहे हैं वो आर्टिकल 8 के हिसाब से आ रहे हैं, ट्राई टू अप्रिशिएट, आर्टिकल 8 के हिसाब से आ रहे हैं, वो कभी भी सर दूसरे तरीके से नहीं आ रहे हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? आर्टिकल 8 में जहां पे पोएम होगा, नॉर्मली जितनी भी शिपिंग कंपनी है सबका पोएम आउटसाइड इंडिया होता है, और जहां पे पोएम होगा टैक्सेशन वहीं पे होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ऐसे केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और है, मैं वो और ले लेता हूं। और कोई क्वेश्चन नहीं है सर, और क्वेश्चन नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच नितिन कंवर जी। ऐसा है, आप कल भी हमारे साथ रहने वाले हैं। ये मुझे आज खुशी है सर, मैंने सही टाइम पे खत्म कर दिया, मैं ये खुशी है। हाँ, और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। मैं बना रहूंगा सर, बना रहूंगा, मैं है ना? सुनना चाहता हूँ अभिषेक जी। हाँ हाँ, क्योंकि अभिषेक जी बहुत ही अच्छा बोलते हैं। जी जी। तो भी अभिषेक जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।